जैसा कहते हैं कि अमीर और अमीर बन रहा है, गरीब और गरीब बन रहा है, लेकिन मिडिल क्लास से कुट रहा है। हमारे व्यूअर्स को अगर आप कुछ ऐसी टिप्स बता पाएं ओह। कि अपने बिजनेस को कैसे ग्रो करें। 1 से लेकर 9 नंबर तक की जो भी आप पर्सनैलिटी ट्रेट्स बताते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो पावर्स आपने अपने बिजनेस में पूरी ताकत से झोंक दी 1 से लेकर 9 नंबर तक की, ठीक है, बिजनेस ग्रो करे बिना और बड़ा साम्राज्य बिना बने बिना रहा ही नहीं जाएगा। ना होता है वाक सिद्धि योग। ओके। वाक सिद्धि योग Yes, yes. मैं बताता हूँ क्या होता है वाक सिद्धि योग। वाक सिद्धि योग होता है कि आपने कुछ भी मुख से बोला जिसके पीछे कोई तर्क नहीं, कोई लॉजिक नहीं। 3 तो ऐसे भूकंप जो अपने भारत ने देखे हैं या दुनिया ने देखे हैं, 5 ऐसी बड़ी घटनाएं जो मेरे जीवन में घटी, इन सब के संकेत इतने गहरे और स्पष्टता से स्वप्न में आ गए थे, वो अंदर से चिड़ भी के अंदर से डर भी पैदा होता है यार, अब मैं दोहरी भूमिका में आ गया। इस अगर मैंने नहीं मानी तो ये और डायरेक्शन में जाएगी, मान ली तो मेरा अंदर से कन्विक्शन नहीं आ रहा है। माय गॉड। तब फिर लाइफ में जे कर्व लेना चालू किया, तब मुझे समझ में आ रहा है नंबर्स का गेम है। जब तक 5 और 6 का मेरे से कोई लिंक नहीं था, तब तक इधर उधर नटरू बन के घूम रहे थे। इनके प्रकट होने से चीज़ें कनेक्ट हो। नंबर्स आर वेरी पावरफुल। आज कोई व्यक्ति कहता है भाई मेरे खाने पीने का शेड्यूल सही नहीं है, तो वो ना पे है, मैं उसका ठीक कर दूंगा। हाँ, कहता मेरी तबीयत खराब रहती है, तो वो ना पे है, मैं उसको हाँ की तरफ कन्वर्ट कर दूंगा। ये तो बहुत बड़ा है। उजाला ला। आपका प्रोफेशन वैसा ही होना चाहिए जैसे घड़ी की सुइयों में 12 बजते हैं, आप और आपका प्रोफेशन एक हो जाता है। क्रिकेट में इतना पागल हुआ कि फिजिकल केमिस्ट्री का पेपर था 3 दिन बाद और मैं क्रिकेट में लग रहा था। सौभाग्य से इधर आंख पे लगी बॉल। सौभाग्य से? वो सौभाग्य से आपने बोला सौभाग्य से लगी? हाँ हाँ, क्योंकि वो मैंने कुछ प्रिपरेशन की नहीं थी, तो मैंने कहा पापा जी अब तो मैं पढ़ नहीं सकता, और मैं फेल हो गया। क्लास के अंदर मैं बोलता हूँ कि दीज पीपल आर स्लाइटली मोर ब्लेस्ड देन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। कूड़े में फेंकने से पहले एक बार 7 नंबर वाले बंदे को बोला यार तू देख ले। अच्छा। वो क्या भाई साहब शाम को ले जाना अपना मोबाइल, और शाम को जब जाएंगे मोबाइल ठीक कर देगा आपको। तो एक चीज़ मन में प्रश्न आया कि अगर एंटी नंबर मिसिंग हो, नंबर भी मेरा एंटी है, जैसे मैं 1 हूँ और 8 नंबर अगर मेरा एंटी है, वो मिसिंग है, तो उसकी रेमेडी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? तो हर नंबर की एक इंटरेक्ट रेमेडी है हमारे पास। हर नंबर की? हर नंबर की। अंकों से ही मिलती है जिंदगी की राह, और अंकों में ही छुपा है हमारे भाग्य का जवाब। गुरु नंबर्स ही तो करते हैं सच्चाई की बात, इससे जो समझ ले वो पाए जिंदगी की राह। ठोको गुरु, समस्त उन्नति का आधार है आत्मनिर्भरता। कितना अच्छा हो गुरु अगर हमें लाइफ में कोई ऐसा टूल मिल जाए जो जिंदगी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दे, और मेरे लिए वो टूल है न्यूमरोलॉजी। मैंने सुना है कि न्यूमरोलॉजी वर्ल्ड में अरविंद सूद साहब को किंग ऑफ न्यूमरोलॉजी कहा जाता है, और वो न्यूमरोलॉजी की कोचिंग भी करते हैं। इसलिए मैं आ रहा हूं अरविंद सर और आप सबसे मिलने। न्यूमरोलॉजी प्रोफेशनल सक्सेस ट्रेनिंग प्रोग्राम चंडीगढ़ में होने वाला है। वहां पे गुरु आप सबसे ढेर सारी बातें होंगी और सवाल करेंगे अरविंद सर से खूब सारे। तो फिर देर किस बात की, आप भी आइए 15 से 18 मई ताज चंडीगढ़ में। सोच क्या रहे हो, करो रजिस्ट्रेशन शुरू फटाफट खटाखट। हैप्पी जर्नी विद अरविंद सर। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हैप्पी जर्नी विद अरविंद सूद पॉडकास्ट के अंदर। आपके साथ बहुत सी पर्सनैलिटीज़ को, शख्सियत को हम लोग रूबरू कराते हैं। उन शख्सियतों को हम अपने पॉडकास्ट में इनवाइट करते हैं जिन्होंने समाज के अंदर कहीं ना कहीं आपके जीवन में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किया है, एक इम्पैक्ट डाला है, उनको हम इनवाइट करते हैं। आज जिस शख्सियत को, जिस पर्सनैलिटी को हमने यहाँ पर इनवाइट किया है, वैसे तो मैं कभी आपको पता है यार नर्वस होता नहीं हूँ, बट आज मैं भी थोड़ा नर्वस हूँ क्योंकि इतनी बड़ी पर्सनैलिटी को मैं पहली बार अपने जीवन के अंदर इंटरव्यू करने जा रहा हूँ, तो थोड़ा सा नर्वस हूँ, तो थोड़ा संभाल लीजिएगा आप लोग। हम सब लोग उनसे बहुत ही प्रभावित हैं। जैसे मैं आपको उनसे रूबरू कराऊंगा, उनका नाम बताऊंगा, तो आप बोलोगे वाओ। बट इससे पहले कि उनका मैं आपके साथ परिचय करवाऊं, मुझे मनोज मुंतशिर की 4 लाइनें याद आती हैं, तो वो आपको मैं कहना चाहूँगा उस पर्सनैलिटी के बारे में। मैंने लहू के कतरे मिट्टी में बोए हैं, मैंने लहू के कतरे मिट्टी में बोए हैं, खुशबू जहाँ भी है मेरी कर्जदार है। ए वक्त एक दिन तेरा भी होगा हिसाब, मेरी जीत
तुझ पे कब से उधार है। ये ऐसी शख्सियत है जिन्होंने ज़िंदगी के अंदर बड़ी मेहनत करी, बड़े संघर्ष देखे, बड़े थपेड़े खाए, बट हार नहीं मानी ज़िंदगी के अंदर। तो ऐसी शख्सियत से प्रभावित होना लाजमी बनता है। मैं बहुत कम लोगों से प्रभावित होता हूँ, बहुत कम लोगों से, बट जिस शख्सियत के साथ आज आपको रूबरू कराने जा रहा हूँ, दिल की गहराइयों से उनका धन्यवाद भी देता हूँ और बहुत बहुत उनसे मैं प्रभावित हूँ। और जैसे आपको मैं उनका नाम बताऊँगा ना, तो आप बोलोगे वाओ कि कितना मज़ा आने वाला है, और आप भी एकदम बहुत ही आज इस पॉडकास्ट को एंजॉय करने वाले हैं। तो चलिए फिर राज से पर्दा उठाते हैं और आपको आज मैं रूबरू कराता हूँ जिनको किसी भी परिचय का मोहताज नहीं कहा जा सकता। ये रहे हमारे सामने हर्षवर्धन जैन जी। थैंक यू सो मच सूद साहब, दिल से शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं सच में कहूँ हर्षवर्धन जी, आपसे पूरी दुनिया प्रभावित है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। आप इतना अच्छा योगदान देते हैं सोसाइटी में, कंट्रीब्यूट करते हैं, कंटेंट क्रिएट करते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं। मैं बहुत कम लोगों से प्रभावित होता हूँ, बहुत कम लोगों से, बड़प्पन है आपका। लेकिन आपसे मैं बहुत ही प्रभावित हूँ, बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हूँ। और अभी जब आप आए थे तो मैंने आपको एक छोटी सी बात बोली थी। देखिए, बहुत से लोग अपने अपने जॉनर में अच्छा कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, और भी बहुत अच्छे लोग कर रहे हैं, बट आपकी जो यूएसपी है ना, वो किसी की यूएसपी नहीं है। आपकी यूएसपी ये है, जैसे खेत की मिट्टी की एक सौंधी सौंधी खुशबू आती है ना, वो शायद आपके पास ही है। एक बिल्कुल देसीपन जिसको मैं बोल सकता हूँ, या एक बिल्कुल जिसको बोलते हैं ना कच्ची मिट्टी की जैसे खुशबू होती है, तो वो आपकी जो यूएसपी है ना, वो बहुत ही ताजगी देती है। और आपकी जो एक सिंपलिसिटी है वो तो अनमैचेबल है। माता पिता का आशीर्वाद है, गुरुओं का आशीर्वाद है जी। तो आज की जो मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूँ, आपको लोग मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जानते हैं, बिजनेस कोच के रूप में जानते हैं, और भी शायद बहुत आपके ऐसे फेसेट्स होंगे जिसको हम नहीं जानते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप छोटा सा एक मुझे बताइए कि आपकी जर्नी कब शुरू हुई, कहाँ तक पहुँची, और आगे क्या आपके प्लान हैं। मतलब भारत में ऐसा कहा जाता है, एक बच्चे का जीवन भर मूल्यांकन होता रहता है। जी। 0 से 10 साल तक एक ही प्रश्न चलता है, एज कितना, एज कितना। 10 से 20 तक मार्क्स कितना, मार्क्स कितना। 20 से 30 तक सैलरी कितना, सैलरी कितना। 30 से 40 तक किड्स कितना, बच्चे कितना। 40 से 50 तक वेल्थ कितना, वेल्थ कितना। 50 से 60 तक बीपी शुगर कितना, बीपी शुगर कितना। 60 से 70 तक पेंशन कितना, पेंशन कितना। और 70 के बाद और कितना, और कितना। तो आज मैं फिर फंस गया मूल्यांकन में। नहीं, मूल्यांकन नहीं, एक आपकी जर्नी हम जानना चाहेंगे कि Yes, आपने yes, वो जर्नी। मतलब 0 से हीरो की जर्नी तय करी है। या तो ये बहुत ही एक हमारे लिए इंस्पिरेशन है। तो वो जर्नी से हम थोड़ा और भी इंस्पायर होना चाहते हैं। हाँ, तो मैं उस 0 से जो 70 तक बताया ना, अभी उसके बीच में हूँ। तो वहीं से शुरू करता हूँ। जी बिल्कुल। जैसा कि आज मैं न्यूमरोलॉजी प्लेटफॉर्म पे आया हूँ, आप तो गुरु हैं, और 0 से जब जीवन शुरू होता है तो वो नियति को निमंत्रण देने की जरूरत नहीं होती, नियति बुला ही लेती है आपको। जी। तो सबसे पहली शुरुआत होती है कि मैं जब जन्मा उससे पहले 11 साल पहले माता पिता की शादी हो गई, लेकिन 11 सालों तक जन्म नहीं हुआ बच्चे का। अच्छा। तो भारत में जब कोई कपल के बच्चा नहीं जन्म लेता तो डॉक्टर के पास बाद में जाते हैं, पहले पंडित जी के पास जाते हैं। जी। जाके पूछा कि भाई साहब 11-12 साल हो गए, क्या होगा? तो कि नहीं, महापुरुषों को आने में टाइम लगता है। ऐसा देखो, मैं अपने लिए नहीं कह रहा, उसने डायलॉग मारा था। अच्छा। जो मुझे दादाजी और पिताजी जीवन भर बता रहे थे। ओके। कि ठीक है। तो 21 अप्रैल 1980 को जन्म हुआ जयपुर के छोटे से गांव में, साधारण परिवार में। जीवन 0 से 10 की बात करता हूँ। 0 से 10 मतलब मैं आज भी कहना चाहता हूँ आपको, जो मुझे सुन पा रहे हैं, देख रहे हैं, कि अगर आपका 0 से 10 वाला बच्चा अगर बहुत स्ट्रांग बन गया, प्रकृति से जुड़ा हुआ बन गया, तो उसकी नियति उसे बहुत कुछ देने वाली है। तो मेरे साथ भी यही हुआ। 0 से 10 मतलब खूब खेलना, खूब कूदना, खूब खो खो, खूब कबड्डी, खूब गिल्ली डंडा, खूब भागा दौड़ी, रातों इधर उधर पेड़ों पे चढ़ना और तालाबों में कूदना, नहाना। मतलब 10 साल की एज तक तो पता था मुझे कि हाइट तो इतनी से नहीं निकली होगी, लेकिन मेरी हाइट से दुगुनी डीप जो तालाब था उसमें कूदना चालू कर दिया था। अच्छा। तो ओके। 10 साल के बच्चे को जैसे गुरुकुल में शिक्षाएं मिलती है जो जानबूझ के दी जाती है, वो मुझे प्रकृति ने डायरेक्ट दी, इनडायरेक्ट दी। खूब खेलना, खूब कूदना, खूब मिट्टी में रमना। तो वहाँ से जो आप अभी बता रहे थे ना, वो देसी स्वभाव वहाँ से प्रकट हुआ। जी। उस मिट्टी से जुड़ा हुआ, खूब जम के खेले।
तो 10 साल तक की लाइफ, पूरी गांव की लाइफ, पूरा जीवन प्राकृतिक, और वहाँ से बड़ा होना शुरू। 10 से 20 तक जिंदगी में इतनी स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन हो गई कि स्टडीज़ में तो हमेशा एवरेज रहा, जैसा कहते हैं कि अमीर और अमीर बन रहा है, गरीब और गरीब बन रहा है, लेकिन मिडिल क्लास सिकुड़ रहा है। ऐसे हम फर्स्ट डिवीजन वाले और फर्स्ट डिवीजन आ रहे थे, फेल वाले और फेल, हम सिकुड़ रहे थे सेकंड डिवीजन जो डमरू थी। तो वहाँ पर पोजीशन स्टडीज में ऐसी थी, लेकिन ऑब्जर्वेशन इतनी स्ट्रांग थी कि परमात्मा ने पता नहीं ये कैसे ताकत दी कि जो एक बार देख लेता था, जो एक बार समझ लेता था, उसे ग्रहण कर लेता था। जैसे मैं पहली बार जब 13 साल की आयु में गांव छोड़ के स्कूल के लिए बाहर गया, तो सबसे पहला मेरे लिए कौतूहल था कि वो मिनी बस कैसे चला रहा है। तो मैं आगे बैठ गया, और बैठने के बाद जब देखा तो वो देख रहा है कि नीचे की तरफ एक क्लच है, एक ब्रेक है, ये एक्सीलरेटर है। ये तो आज पता चला, उस टाइम देखा 3 स्विच है, लेफ्ट को दबाता है, यूं करता है, आगे बढ़ाता है, फिर ये राइट दबाता है, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। 1 से 1.5 साल इतने प्राणों से देखा कि 13-14 साल की एज में मेरे ताऊजी की मिनी बस, बड़ी वाली मेटाडोर, लंबी वाली, जिसमें अमिताभ बच्चन को किडनैप करते थे डॉन में, वो वाली घर पे छोड़ गए। वो स्कूल बस थी वो। अच्छा। मैंने 1.5 साल तक 2 साल तक पूरी ऑब्जर्वेशन किया था, तो मेरे आत्मसात हो चुका था वो चीज कि ये गाड़ी कैसे चलती है। अच्छा। तो लाइफ में कोई व्हीकल नहीं चलाया, पहला व्हीकल, चाबी भी छोड़ गए और वो भी छोड़ गए। तो मैंने कहा तपस्या का फल मिल गया प्रभु। मैंने कहा पापा जी बैठोगे, पापा जी साथ में आ गए, दादाजी बैठोगे, वो भी साथ आ गए, और 10-12 दोस्त भी साथ आ गए। अच्छा। मैं लाइफ का पहला व्हीकल 13-14 साल की उम्र में 15 किलोमीटर गया और 15 किलोमीटर लेके आ गया, और ये सिर्फ उस ऑब्जर्वेशन से हुआ। अमेजिंग। तो जो 10 से 20 वाला सेगमेंट था, तो पहले 10 साल तक एक बच्चा प्राकृतिक रूप से बड़ा हो रहा है, और 10 से 20 तक का सेगमेंट ऑब्जर्व कर रहा है, दुनिया में जो दिख रहा है उसे ग्रहण करता जा रहा है, आत्मसात करता जा रहा है। फिर मैंने और भी चीज़ें देखी, जैसे गांव की महिलाएं गाना गाती थी, गीत गाती थी, तो जैसे गाया वो मैंने इतना कॉपी किया कि मुझे औरतें कहने लग गई हमारे साथ ही चला कर तो गाना गाने। तो वो भी एक मेरे लिए एडवेंचरस था। 10 से 20 तक मैं क्रिकेट खूब खेला, ऑफ द रिकॉर्ड 20-50 सेंचुरीज बनाई। अच्छा। खूब रमा, मतलब अच्छे से। 0 से 10 प्राकृतिक, 10 से 20 तक ऑब्जर्वेशन, और अपने आप को बहुत निखारा। और 20 से 30 तक वाला जो फेज था वो था करियर का। 20 साल की उम्र में जब बिगड़ने की उम्र होती है, तब मैं आ गया ऐसे प्रोफेशन में जहाँ बेचना भी सीख रहा था, जहाँ मार्केटिंग भी सीख रहा था, जहाँ सेल्स भी सीख रहा था, और जहाँ इंसानों से मिल के अपने आप को ग्रूम कर रहा था। तो 20 से 30 साल तक का फेज वो था। 30 के बाद जिंदगी के कुछ संघर्ष भी देखे, उतार चढ़ाव भी देखा, अच्छे टॉप पे आने के बाद बॉटम भी देखा, पीक बॉटम देखते हुए। फिर 30 से 40 साल की एज में बच्चों को बड़ा होते हुए देखा। आज मैं 44 हूँ, 21 अप्रैल को 45 हो जाऊंगा। वेरी नाइस, वेरी ये मेरा 0 से 70 के बीच का जो मूल्यांकन, उसमें मैं 44 तक आ गया। तो अब मेरे मन में एक प्रश्न ये उठता है, मैंने बीच में आपको टोका नहीं, मैंने कहा आपका अच्छा एक रिदम बना हुआ है, पर एक मन में मेरे प्रश्न ये आया हर्षवर्धन जी, जब आप पहली बार आपने बोला वो मेटाडोर, ताऊ जी छोड़ गए, आपने दादाजी को, पिताजी को बिठाया, 10-12 आपने मित्र बिठा लिए, सच बताइएगा आपने चाबी को जब ऑन किया तो आपको डर नहीं लगा यार ये चल पाएगी, कहीं ठोक तो नहीं दूंगा, कहीं पलट तो नहीं जाएगी, ऐसा कुछ मन में विचार नहीं, डड़ाम करके आपने मतलब शू करके चला दिया, ऐसा हुआ क्या? डर नहीं था, कौतूहल था, और संवेदनाएं खूब थी बॉडी में, जैसे संवेग उठ रहे थे। लेकिन वो इसलिए नहीं था, आपका पूछना लाजमी है, वो इसलिए नहीं था क्योंकि जो 10 साल तक की जिंदगी जी ना, वो तालाबों में कूद के जी, मतलब गहरे पानी में कूद जाना, वहां पे एडवेंचर करना, फिर वहां से पापा जी मेरे को निकाल के लाल करना मेरी, वो सब मैंने सहा हुआ था। तो वो एडवेंचरस था मेरे लिए, और थोड़ा बहुत यूं कहें कि नर्वसनेस थी, लेकिन फियर नहीं था। फियर नहीं था क्योंकि मुझे इतना स्ट्रांग बिलीव था कि ये मैंने देख लिया तो मैं चला ही दूंगा। तभी तो पापा जी आ गए, तभी तो दादाजी बैठने आ गए, नहीं दोस्त कहाँ बैठने आते। 13-14 साल का बच्चा, हालांकि ये डुप्लीकेबल नहीं है। आज अगर कोई बच्चा सुन रहा होगा तो भैया 13-14 साल में नहीं करना है, लेकिन मैंने जो जीवन में किया वो बताना जरूरी है। आज तो बहुत सारी चीजें भैया ऐसा नहीं करना है। जी 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 जी। तो ये सर शुरुआती लाइफ थी जिंदगी को आगे बढ़ाते हुए, और सेल्स और मार्केटिंग से करियर शुरू किया। और जब करियर शुरू किया तो यूं हुआ कि कामयाबी के शिखर पे पहुंचने के बाद लोगों ने पूछा कि पहुंचे कैसे। जब कैसे पहुंचे ये बताना शुरू किया तो लोगों ने कहा बताने में मजा आ रहा है। बस वहां से चीजें। तो सेल्स और मार्केटिंग के अंदर आपने क्या बेचा? मैंने डायरेक्ट सेलिंग में अपने आप को शुरू करवाया। करियर मैंने 2000 में 29 सितंबर सन 2000 में, और वहाँ से लोगों से मिलना शुरू किया। कुछ FMCG के प्रोडक्ट्स के लिए लोगों को कन्विंस करना शुरू किया, उनके बारे में बताते बताते खुद को भी ग्रूम करना शुरू किया। ऐसे करके लाइफ आगे बढ़ना शुरू हुई। तो आपको सेल्स और मार्केटिंग में अच्छी रुचि है? आज भी ऐसी रुचि? आज भी है। आज भी है रुचि आपको? अच्छा लगता है आपको? अच्छा लगता है। वेरी गुड।
लाइफ में वैल्यू ऐड करना, Value किसी add की करना। जिंदगी में। अच्छा, मुझे सबसे ज्यादा रुचि इसमें होती है कि कोई ना पे है तो उसे हाँ में कैसे कन्वर्ट करूं, रुचि इसमें है, सब्जेक्ट कोई सा भी हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज कोई व्यक्ति कहता है भाई मेरे खाने पीने का शेड्यूल सही नहीं है, तो वो ना पे है, मैं उसका ठीक कर दूंगा। हाँ वो पे कहता है ले मेरी तबीयत खराब रहती है, तो वो ना पे है, मैं उसको हाँ की तरफ कन्वर्ट कर दूंगा, ये तो उसके बहुत जीवन बड़ा में है। उजाला लाकर। तो इसका मतलब किसी न किसी लाइफ में आप जैसे किसी को ना से हाँ पे लेके आते हैं, तो ये बहुत बड़ा एक योगदान, एक कंट्रीब्यूशन, एक इम्पैक्ट डालते हैं उसकी लाइफ में, पॉजिटिव वहाँ की positive तरफ डालते लेके हैं। आता हूँ, और भीतर से बदलाव होता है उस आदमी की लाइफ में, ट्रांसफॉर्मेशन करने का एक भीतर से जज्बा रहता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मैं आपके लिए बहुत बढ़िया आज मैंने लिस्ट बनाई अच्छा, हुई ये प्रश्नों स्क्रिप्ट की। बना ली पूरी हाँ, आपने। पूरी बनाई, और आपको मैंने बताया नहीं, सारे सरप्राइज होंगे, गूगली भी आ सकती है, जबरदस्त जबरदस्त आ सकती है। तो गूगली भी आ सकती है। चलेगा सर, चलेगा। ठीक है। क्रिकेटर हूँ तो गूगली से कोई दिक्कत नहीं मुझे। तो अगला मेरा ये प्रश्न होगा कि मोटिवेशनल स्पीकर और बिजनेस कोच आप कब बने, और क्या ऐसा कोई विशेष इंसिडेंट हुआ जिससे आपको लगा कि अब मैं एक अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर या एक बिजनेस कोच बन सकता हूँ? कोई विशेष घटना कोई ऐसी घटी हो जिसको लगा यार मेरे को तो ये करना है? दरअसल क्या है, इतना बड़ा कोई विशेष जंक्शन पॉइंट नहीं था। इसलिए नहीं था कि मेरे पापा जी बताते हैं कि जब तू 7 दिन का था, बीमार हो गया था, और जब डॉक्टर ने 3 दिन के ऑब्जर्वेशन के बाद तुझे ठीक किया, तो तेरे को अंगुलियाँ दी, तो तूने ये अंगुलियाँ पकड़ ली, और इतनी स्ट्रॉन्ग पकड़ी कि उसने तुझे यूँ उठा लिया, और हमने सबने नीचे यूँ हाथ लगाया। अच्छा, ऐसा बचपन में मुझे सुनने को मिल रहा है, मतलब मैं स्ट्रॉन्ग था, ऐसा मुझे सुनने को मिल रहा है। फिर उन्होंने कहा कि यार तू पहले जैसे तूने बोलना, शब्द बोलना शुरू किया, तब से तू लोगों को कुछ ना कुछ ऐसा इशारा करता था जो तेरे आज के प्रोफेशन से रिलेटेड। मैंने कहा कैसे? कि एक बार अपने घर पे कुछ मकान का काम चल रहा था, कंस्ट्रक्शन का, और तेरी एज होगी 2-2.5 साल, और 2-2.5 साल का बच्चा तुतला कैसे बोलता है, तो अपने घर पे जो मिस्त्री कारीगर काम करने आए थे, तो उसको बोल रहा था, उसी भाषा में बोलता हूँ जो मारवाड़ी है, बाबा ओ भाटो अठे नाग है, बाबा ये पत्थर यहाँ पे रख। तो फिर कारीगर ने बोला नहीं नहीं बेटा, बहुत बड़ा है पत्थर, ये मेरे से नहीं रखा जाएगा। तो तू नहीं नहीं बाबा ओ भाटो अठे नाग, तो तूने उसको 5 बार 6 बार 7 बार ये बचपन में बोला, ये भाटा ये पत्थर यहाँ रख बाबा। और उसने फाइनली वो कि यार तो अगर इतना ही कह रहा है तो मैं इसको रखता हूँ। अब ये बातें बचपन से स्टोरी में अगर कोई माता पिता बता रहे हैं कि तू ऐसा करता था, मतलब शायद परमात्मा का आशीर्वाद था कि किसी व्यक्ति से जो नहीं हो सकता था वो करने के लिए मैं उसे मोटिवेट बचपन से ही करने लग गया। फिर नियति ने वैसा ही षड्यंत्र रचा, वैसे ही माहौल मिले, गुरु मिले, आर्यवीर दल की संगठन से जुड़ा, वहाँ पे लाठी चलाना सीखा, वहाँ पे मलखम्ब सीखा, वहाँ पे मंत्रोच्चारण सीखा, वहाँ पे चीज़ें निर्माण करना सीखा बचपन में। फिर वहाँ से संघ की शाखाएं मिली, वहाँ पे जीवन निर्माण करना सीखा। तो सब जगह कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा था जो मेरी पर्सनैलिटी में जो चिंगारी सी थी ना, उसे वो पॉलिश कर रही थी और हवा दे रही थी, और वो एक बड़े अग्नि की तरफ जा रही थी। तो पर्टिकुलर कोई एक ऐसा समय नहीं, बचपन से ऐसा स्वभाव में आया कि मैं खुद भी मोटिवेट हूँ और लोगों को मोटिवेट करूँ। टर्निंग पॉइंट ये कह सकते हैं आपकी, जब सेल्स और मार्केटिंग में आते आते डायरेक्ट सेलिंग में ग्रो करते करते आगे बढ़ा, तो लोगों ने जब ये बताना कि भाई आप बताने हुए मज़ा आ रहा है, सुनने में मज़ा आ रहा है, तो आप तो बताओ बताओ, तो बताते बताते प्रोफेशन बन गया, ये मुझे खबर नहीं लगी। तो वो ट्रिगर तो बचपन में हो गया, युवावस्था में उसको पोषण मिल गया, और अब जो जीवन जी रहा हूँ उसमें कब मोटिवेशनल स्पीकर बन गया, बिजनेस कोच बन गया, बिजनेसेस को कहीं ना कहीं रिफॉर्म करने लग गया, रिवायरिंग करने लग गया, लोगों की लाइफ को रिफॉर्म करने लग गया। ये बचपन का बीज था, उसे गुरुओं ने, उसे बड़े लोगों ने, उनके आशीर्वाद से वो शाइन करते चले गए। वीडियोस कभी कभी देखता हूँ तो आपका जो एक नेचुरल जो अंदाज़ आता है ना, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज का एक जो नेचुरल अंदाज़ आता है, तो वो अपने आप को बड़ा मनमोहक लगता है, और आदमी ऐसे ना ग्लू हो जाता है, चिपक जाता है, यार ये आदमी का बॉडी लैंग्वेज बड़ा एक ज़बरदस्त और बड़ा नेचुरल सा आपका एक जो बॉडी लैंग्वेज है, मुझे लगता है कि शायद वो काफ़ी लोगों को प्रभावित करता है, जो आपका एक बॉडी लैंग्वेज रहता है। स्टाइल आपका बड़ा शानदार रहता है, जरा बॉडी लैंग्वेज को जब आप यूज़ करते हैं। मतलब अभी भी जैसे मैं बैठा हूँ ना, तो ओरिजिनल होना मतलब अपने आप में टफ है। तो आपको लगता है मैं कुर्सी से उठ के अपना वो मैं नेचुरल हूँ, वो मैं असल में हूँ दरअसल। जी जी जी, पता नहीं कभी कभी जितनी देह भाषा काम करती है वो भी मेरा उतना ही सपोर्ट करती है। तो लेकिन आप दिल से बोलते हैं। जब भी आपके मैं वो वीडियोस देखता हूँ, लगता है आदमी यहाँ से नहीं बोल रहा, यहाँ से नहीं बोल रहा, यहाँ से बोल रहा है। तो जब आप यहाँ से बोलते हैं तो बॉडी की जो लैंग्वेज है वो खुद मुझे लगता है खुद ऐसी हो जाती है, आपको करनी नहीं पड़ती। डेफिनेटली शरीर स्मृतियाँ लेता है। अगर आप कनेक्ट हो जाते हैं चीज़ों से, बातों से, व्यवहार से,
तो ये आपका शरीर बस थोड़ा सा अवेयरनेस चाहिए, ये भी स्मृतियाँ लेना शुरू कर देता है। तो जब ये स्मृतियाँ लेना शुरू कर देता है तो ये रिएक्ट भी करना चालू करता है, ये सपोर्ट भी करना चालू करता है। तो बचपन से ही जीवन को इतना प्राकृतिक जिया तो बातों में, शब्दों में आंसू भी उतनी जल्दी आते हैं, खुशी भी उतनी जल्दी आती है। तो जो इमोशन के जो ग्राफ हैं वो पीक बॉटम खूब अच्छे बनते हैं। तो उसी हिसाब से ये शरीर जो है ना मेरे साथ साथ चलता है, यूँ कहें बातों के, विचारों के, और ये रिफ्लेक्ट कर ही देता है। तो इसमें आता है सर रिफ्लेक्शन। मेरे को भी एक बड़ा स्पिरिचुअल थॉट अचानक अभी इस कन्वर्सेशन में याद आया। मेरे जो स्पिरिचुअल मास्टर हैं ना हर्षी, एक वो बात बोलते हैं, बड़ी गहरी बात बोलते हैं वो, कि आप और आपका प्रोफेशन ये कभी दो नहीं हो सकते। यस। आप और आपका प्रोफेशन दो नहीं हो सकते, और अगर ये दो हैं तो आप जीवन में सफल नहीं हो सकते। तो आप और आपका प्रोफेशन एक होना चाहिए। जैसे वो एग्जांपल देते हैं मेरे स्पिरिचुअल मास्टर की, घड़ी की अगर आप सुइयां देखें ना तो 12 जब बजते हैं ना तो छोटी और बड़ी सुई एक हो जाती है। यस। तो फिर ये नहीं पता चलता कि इसमें बड़ी कौन सी है और छोटी कौन सी है। तो आपका प्रोफेशन वैसा ही होना चाहिए जैसे घड़ी की सुइयों में 12 बजते हैं, आप और आपका प्रोफेशन एक हो जाते हैं। जब आप और आपका प्रोफेशन एक हो जाते हैं ना तो फिर आपकी बॉडी लैंग्वेज बनानी नहीं पड़ती, वो खुद हो जाती। तो वो आपकी जो एक जिसको बोलते हैं ना कि नेचुरलपन जो हम देखते हैं, तो वो जो एग्जांपल याद है कि वो बिल्कुल 12 बजे होते हैं सुई के ना, ऐसे हो जाती है आपकी बॉडी लैंग्वेज। सही है सर जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला मेरा ये प्रश्न होगा कि हमने आपको एज ए मोटिवेशनल स्पीकर देखा, एज ए बिजनेस कोच देखा, और हम तो वैसे ही जानते हैं, पब्लिक तो आपको ऐसे ही जानती है, बट असल में इसके अलावा भी कोई हर्षवर्धन जैन है आपके अंदर? हाँ, बहुत सारे रोल हैं। है? यूँ कहें कि एक पुत्र हूँ। मेरे माता पिता, आज पापा जी 74 हैं, मेरी मम्मी जो है वो 69-70 है। तो सारे दिन चिंतन चलता रहता है, अगर मैं वहाँ हूँ तो भी और बाहर हूँ तो भी। जीवन का एक पड़ाव है, ये आशीर्वाद मिल रहा है, प्रभु करे आगे भी मिलता रहे, लेकिन संयोग उसे कहते हैं जिसका एक दिन नियम से वियोग होता है। तो काफ़ी चिंतन चलता है, जैसा आप लोग बताते हैं 3 नंबर सोचता होता है तो चिंतन चलता रहता है। तो कर्तव्य से ऐसे जुड़ जाता हूँ, जैसे मदर को थोड़ा सा मानसिक संतुलन में समय और उम्र के साथ साथ डिस्टर्ब हुआ, तो मम्मी का रूम और मेरा रूम आसपास में ही है। तो वो रात को, जैसे सर्दियाँ अभी गई है तो कितनी तेज़ सर्दी पड़ती है जयपुर में, बिल्कुल उस हिसाब से मैं कोशिश करता हूँ कि उसको तकलीफ नहीं हो माँ को। लेकिन वो कई बार रात को 12 बजे उठ के नहा लेती है, 2 बजे उठ के नहा लेती है। अब क्या करूँ मैं, इसका सॉल्यूशन ढूंढूँ, क्या करूँ, क्योंकि अब क्या पोजीशन। लेकिन इतना जुड़ जाता हूँ, इतना कनेक्ट होता हूँ कि यार तेरी जिम्मेदारी है, तेरा कर्तव्य है ये कि ये तकलीफ नहीं सहे। तो मैंने क्या क्या कोशिश की, मैंने सोचना चालू किया इस वॉश बेसिन के लोग कर दूँ तो नहीं पारने पड़ेगी, धोना होगा हाथ रात को। पूरा बाथरूम को लोग कर दूँ, नहीं पार पड़ेगी क्या। मैंने कहा बाल्टियाँ उठा लेता हूँ। तो डेली, मतलब पिछले 1 साल हो गया मुझे बाल्टियाँ मेरे रूम में ले जाना। अब माँ आके रात को 12 बजे मुझे जगाए, मैं कभी 11 बजे आके सो रहा हूँ, कभी 12 बजे आके सो रहा हूँ। मेरा इस साल मैंने नियम भी ले लिया उठने का टाइम का, तो कभी 2 बजे आके जगा रही है। तो वो दर्द सहन करना और वो ये करना, उस वक्त ये याद दिलाता है कि मेरी माँ ने मेरे को जब सूखे में सुलाया, खुद गीले में सोई होगी। तो ये तो मतलब, क्योंकि एक आदमी की आयु बढ़ती है तो बच्चा बनता चला जाता है। तो मैं मेरे हिस्से का देखता हूँ, मैं अपने जीवन में अपने हिस्से का योगदान कर सकूँ, माता पिता को तकलीफ नहीं हो, ऐसा छोटी छोटी घटनाओं से अपने आप को कनेक्ट करता हूँ। फिर तकलीफ बहुत होती है कि मम्मी आ रही है, फिर मैं नहीं हूँ, तो मेरी वाइफ जो है वो बाल्टियाँ वहाँ पे रख ली, लेकिन अब वो उसको जगा रही है। तो जो एक माहौल है, दोनों चीज़ों के बीच में भी कहता हूँ नहीं, मैं एक पुत्र हूँ और इस पुत्र धर्म को कभी भूलूंगा नहीं। एज ए पुत्र, एक हर्षवर्धन जैन एक पुत्र है, फिर एक भाई हूँ अपनी बहन का, अपने भाई का, तो भ्रातृत्व का जो एक रोल है वो निभाता हूँ। फिर एक पति हूँ, तो मैं और सुशीला की, आप तो और हम तो पहली बार मिल रहे हैं, लेकिन वो बॉन्डिंग सब जानते हैं कि हम अपनी लाइफ में सन 2005 से जब से शादी हुई है तब से जीवन को। एक वीडियो भी बड़ा हिट हो जिसमें आप वाइफ के साथ अपनी डांस कर रहे हैं। हाँ, वो काफ़ी सारे बहुत वायरल हुआ और बहुत मजा आया वो वीडियो देखने का। ऐसे ही जीते हम दोस्तों की तरह जीवन, ऐसे ही आगे निकाल रहे हैं। तो वहाँ भी अपने कर्तव्य को निभाता हूँ, और एज ए पिता अपने बच्चों के लिए भी पूर्ण पिता हो पाता हूँ। तो जीवन में जो रोल मिलता है वो पूरा निभाता हूँ। और अगर आप एक लाइन में कहें कि भाई हर्षवर्धन जैन और क्या है, तो मैं कोशिश करता हूं कि मैं मेरे जीवन में स्पिरिचुअलिटी से उतना अलाइन रखूं अपने आप को, और एक जैन श्रावक बनने का प्रयास डेली करता हूं जिससे जीवन को उठा सकूं। तो ये उसके अलावा है जीवन। आज आपकी आगे चर्चा में मैंने लिखा हुआ आपका डेट ऑफ बर्थ का भी मैं विश्लेषण करूँगा। हाँ। तो क्योंकि रुका नहीं जा रहा, इसलिए मैं थोड़ा सा एक्साइट हो जाता हूँ। जब आपकी डेट ऑफ बर्थ का विश्लेषण करूँगा तो वहाँ आप देखेंगे कि आपका जो कन्फिग्रेशन है डेट ऑफ बर्थ का, पूरा एक सेंट
संत जिसको बोलते हैं, साधु, तो वैसा व्यक्तित्व आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर है। मतलब ये मैं सोच रहा था मैं कर रहा हूँ, ये तो नियति कर रही है। ये नीति कर रही है। और किसी जन्म में, मुझे पता नहीं इस जन्म में, आने वाले जन्म में या आने वाले 10 जन्म में या 20 में या 30 में, कुछ कहा नहीं जा सकता, आप कभी भी बुद्धत्व को अगर उपलब्ध हो जाते हैं तो मुझे हैरानी नहीं होगी बिल्कुल भी। तो आगे चल के इसके ऊपर भी मैं आपसे चर्चा, अच्छा आपने डिस्कशन कर रखा है मेरा पहले से? बिल्कुल सब कर रखा है, वो उसके ऊपर भी आपसे बात करेंगे। आपको क्रिकेट का शौक रहा, ठीक है? तो क्रिकेट का शौक रहा, क्रिकेट में आपने क्या किया, कहाँ तक पहुँचे, और तो फिर क्रिकेटर क्यों नहीं बने आप क्यों नहीं बन पाए क्रिकेटर फिर आप? हाँ, अब तो कई चीज़ें आपसे बात करते हैं, कई चीज़ें सोचनी पड़ती है, नहीं तो तुरंत चालू हो जाता था मैं। 10 साल की एज से फुल फ्लैश क्रिकेट खेलना चालू किया, और ऐसा खेलना चालू किया कि मतलब दिन का एक अंश भी बाकी है ना, मतलब कि गेंद थोड़ी बहुत दिख रही है, तब तक खेलते थे। तो एज ए बॉलर या बैट्समैन थे क्या? बैट्समैन। बॉलिंग भी करता था, बैट्समैन तो मेरा मेन था। अच्छा। और कीपिंग भी कर लेता हूँ, फील्डर भी बहुत अच्छा था, ऑलराउंडर अपने आप में। 10 साल से 20 साल की एज तक उस वक्त के रिसोर्सेज, मतलब 90 से 2000 तक, उस वक्त में सबसे ज़्यादा क्रिकेट खेला। तो वो दौर था जहाँ पे कोई बहुत बड़ी एकेडमीज नहीं थी, इतना रिसोर्सेज नहीं थे, गाँव में रहने वाले। तो लेकिन खेला ऐसा कि 20 सेंचुरीज बनाई ऑफ द रिकॉर्ड, खूब खेला, खूब सारे ग्राउंड बनवाए, पिचेज बनवाए, सीमेंटेड पिचेज बनवाए, ट्रॉफीज करवाई, और इतने प्राणों से कि खाना भी मेरा ग्राउंड में आता, वहीं पे जीवन जीता। और 10 साल से 20वीं साल की उम्र तक तो पूरे प्राण झोंके, C डिवीज़न तक खेला मैं। करियर इसलिए नहीं बन पाया क्योंकि गुरु नहीं था, कोई मार्गदर्शक नहीं था, और बस यूं कहे नियति लाना ही नहीं चाहती थी वहाँ पर। लेकिन सपना था अंदर से कि यार रणजी तो खेलें, रणजी प्लेयर्स के साथ खेलने का एक अलग आनंद लेवें। करेक्ट। तो 20 वर्ष की उम्र में जो सपना बुझ गया था, वो 37 साल की उम्र में, 17 साल बाद मैं जब 37 साल का हुआ, तो मैं वापस खेलना शुरू किया। अच्छा? फिर ऐसा खेला, इतना खूंखार खेला, तब मैंने कहा यार 20 साल के बच्चों से कॉम्पीट करने के लिए अंदर से ताकत आ गई। वो खूब खेला, फिर जो वेटरन रणजी प्लेयर्स हैं उनके साथ जाके फिर क्रिकेट खेला, जो बचपन का सपना था। फिर C डिवीज़न खेला, और भी कुछ क्रिकेट अच्छे लेवल पे खेले, लेकिन करियर के लिए नहीं, आनंद आता था, रुचि का सब्जेक्ट था, स्पोर्ट्स खूब अच्छी रुचि रही। हॉबीज़ मेरी खूब रही है, मतलब चाहे ड्राइव करना हो, चाहे क्रिकेट खेलना हो, चाहे दिवाली होली को भी कौतूहल के साथ मनाना हो। जैसे मैं एक स्टोरी बहुत बार सुनाया कि हमारे दो तरह के वो थे संगठन, मैं उन लोगों में था जो थोड़ा ठीक ठाक हैं, और कुदर नटखट वाले थे। तो एक लड़का था श्यामा हमारे गाँव का, तो वो दिवाली पे शराब पी कर हमारे ऊपर पटाखे फेंक रहा था। अच्छा। मेरे को कोई भी चीज़ का रिप्लाई भी देना और उसको सही वे में ले जाना। तो मोटा सा था, तो यूँ घूमते मैंने कहा यार इसके साथ एडवेंचर करते हैं। तो वो बैठ गया, बैठने के बाद मैं पीछे गया उसके, तो लगभग 1.5 फीट जगह रह गई क्योंकि मोटा था। मैंने कहा ये गैप बहुत बड़ा है, तो मैं सूतली बम लेके नीचे लाके पीछे से पूरा साफ। अब मैंने कहा अरे बाप रे, अब वो 4 दिन तक उल्टा ही सो रहा था। मैं जाके, उस टाइम बर्नौल होती थी, मैंने कहा भैया वो रखे लगा, पहले जलाता है फिर लगाता है, ठीक है। ऐसी शरारतें, दिवाली पे पटाखे सब छोड़े, लेकिन हमारी रॉकेट अगर यूं चली जाए तो मैंने कहा तो बेकार हो गया 500 रुपया, इसको यूं लगाना जरूरी है। तो गेंडा स्वामी की पिक्चर आई थी तिरंगा, अपना तिरंगा फायर, तो यूं बोतलों में रखवा के और यूं करके लीड करता, मैंने कहा फायर। ऐसे क्यों चलानी, ऐसे चलाएंगे तो एडवेंचर होगा। तो किसी झोंपड़ी में चली जाए, किसी की धोखती, किसी की ये साड़ी में, और हम ही बुझाएं हम ही जलाएं, गाँव के नटखट बच्चे। वो शैतानियाँ थी, वो चुलबुलाहट थी, लेकिन मेरे भीतर एक एंटरप्रेन्योर भी पैदा हो रहा था। ये बाद में समझ में आया कि वो शरारतें मेरी कुछ लिमिटेशंस में थी, कुछ क्रिएटिव थी। तो हॉबीज काफ़ी रही। क्रिकेट तो बहुत ज़बरदस्त था, आज भी खेलता हूँ तो आनंद आता है। हाँ, मैं पूछने वाला था कि आपने बोला 37 साल में फिर वो शौक दोबारा से 2 साल खेला, 37 और 38 साल की आयु तक, मतलब 2017 और 2018। अब नहीं खेलते आप क्रिकेट? अब नहीं खेलता। अब नहीं खेलते हैं? अब नहीं खेलने का कारण है कि संयोग नहीं मिल पाते। अभी मैं पिछले साल गया ECL खेलने, लेकिन फिर वो संयोग ऐसा बना, फिर ट्रेनिंग बीच में आना, डेट ओवरलैप होना, और फिर अब क्रिकेट का जो रूप हो गया ना, जैसे आपके यहाँ पे कोई बैच है, यहाँ पे कोई प्रमोशन लगा है, यहाँ लगा है, और वो चीज़ें वो होती है ज़्यादातर जो भारत के करोड़ों बच्चों को जुए की तरफ मोटिवेट करती है। तो ये मेरे अंदर से हिल गया जब यहाँ पे वो लगाते हैं प्रमोशनल चीज़ें। तो बैटिंग एप्लीकेशंस को मैं जीवन में कभी प्रमोट करता नहीं, जुए को मैं प्रमोट बहुत बैटिंग एप्लीकेशंस आ गई। तो मैंने कहा अगर खेलूंगा और आगे खेला भी तो फिर किसी न किसी चीज़ का प्रमोशन चलेगा। मैंने कहा ठीक है, अपना शौक तो पूरा हो गया, ये प्रमोट नहीं करेंगे। तो मैं ये कभी करता नहीं जिससे मानवता को कोई भी नुकसान हो सके। लेकिन अभी भी मन करता होगा कि मैं बल्ला उठाऊं और किसी दिन जाके जम से, खूब मन करता है। ये है सर। लेकिन खेलेंगे, दोबारा से खेलेंगे आप? मुझे क्या बात है,
बिल्कुल। तो साहिर लुधियानवी साहब का नाम सुना होगा आपने। हाँ। तो उनका एक शेर मुझे याद आ गया आपके लिए। अच्छा। तो वो कहते हैं कि माना के दब गए हैं, माना के दब गए हैं गमे हालात से, एक बार फिर उभरेंगे अभी ये दिल के वलवले। क्या बात है। तो हो सकता है वो वलवले आपके दिल के फिर से दोबारा कभी उभरे और फिर बल्ला आप उठाएं और जरूर खेलें। सही है, सही है। तो आज आप पूरी दुनिया में कोचिंग देते हैं, तो एक मन में बड़ा स्वाभाविक सा प्रश्न आता है, आप चाहे तो जवाब दें, चाहे आप इग्नोर भी कर सकते हैं। तो आपके कोच कौन हैं? मेरे गुरुजी अभी 2024 की जनवरी में, अब तो देह परिवर्तन हो गया उनका, लेकिन मेरे जीवन को निर्माण करने वाले मेरे छोटे गुरुजी हैं बाल ब्रह्मचारी पंडित सुमत प्रकाश जी, और उनके जो गुरुजी हैं जिन्हें मैं बड़े गुरुजी कहता हूँ वो हैं बाल ब्रह्मचारी पंडित रविंद्र जी आत्मन। रविंद्र जी आत्मन जो हैं पंडित जी, उनका अभी स्वर्गवास हो गया पिछले साल। ओके। 2024 में। उन्होंने मेरे जीवन में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक और आध्यात्मिक जो दीपक जलाया ना, उन्हीं गुरुओं की प्रेरणा से है। मतलब बिजनेस भी सीखा उनसे, जीवन को जीना भी सीखा। जीवन के आयामों में आपको कितने डायमेंशन मिलेंगे जो आपको भटका भी सकते हैं, वहाँ अपने आप को मजबूत और संयमित रखना सीखा। तो मेरे गुरु वही हैं, बाल ब्रह्मचारी पंडित रविंद्र जी आत्मन। चलो अध्यात्म तो उन्होंने सिखाया होगा, ये तो मैं समझ सकता हूँ। तो मेरे मन में एक और प्रश्न आ गया है। हाँ। तो बिजनेस कैसे सिखाते? बिजनेस कोच भी थे, वो बिजनेस भी सिखाते थे? दरअसल आप मतलब ये तो थोड़ा सा किसी जैन के ब्लड में आता है व्यापार, जैन के ब्लड में ही व्यापार आता है। तो मेरे गुरुजी तो बहुत बड़े, यूं कहें, स्ट्रेटेजिस्ट थे। अच्छा। हाँ, हर तरीके से अपने आप को सुनियोजित करते थे कि जीवन में कितना बैलेंस बनाना आध्यात्मिकता, कितना बैलेंस बनाना कमाने का, ये सारी चीज़ें। बट फिर भी केवल वही नहीं, जीवन की इस पूरी यात्रा में बहुत सारे गुरु मिले। जब हम लोग अपना जीवन के शुरुआती दौर में पढ़ना शुरू किए तो ब्रायन ट्रेसी को पढ़ा, जॉन सी मैक्सवेल को पढ़ा, शिव खेड़ा जी को पढ़ा। इन लोगों को पढ़कर तो बड़े हुए, तो समझ में आया कि फिर किस तरीके से लोग बिजनेस करते हैं। रॉबर्ट टी कियोसाकी को पढ़ना शुरू किया। तो योगदान तो बहुत लोगों का है, लेकिन जो छाप लगी वो गुरुजी की लगी। बाकी तो पढ़ना, सीखना, सुनना, ये बहुत सारे सोर्सेज मिले, लेकिन छाप वहाँ से मिली, शेप मेरी लाइफ ने वहाँ से ली, उन गुरुजी से। मैं भी ना बहुत ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अटेंड करता रहता हूँ, देता तो हूँ बहुत ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, खुद के तो कंडक्ट करता ही, बट मैं खुद भी हर साल कम से कम 1 से 2 ट्रेनिंग प्रोग्राम खुद अटेंड करता हूँ एज ए स्टूडेंट। तो अभी पीछे मैं हर्षवर्धन जी चेन्नई गया था। ओके। तो वहाँ पर आपने नाम सुना होगा ब्लेयर सिंगर। अच्छा। बहुत बड़े कोच हैं वो। ओके। तो उनकी एक लाइन मेरे को याद आ गई अभी, बड़ी ज़बरदस्त लाइन उन्होंने बोली। वो कहते हैं, आई डू नॉट बिलीव इन ए कोच who does not have a coach. Oh yes, definitely. I do not believe in a coach who does not have a coach. तो वो कह रहे मैं ऐसे कोच में बिलीव ही नहीं करता जिसका अपना कोई कोच ना हो। सही बात है। तो बड़ी गहरी लाइन। तो मैंने वही पूछा कि इसका मतलब आपके भी कोई ना कोई तो कोच रहे होंगे। हाँ। अब जैसे आपने शिव खेड़ा जी का नाम लिया, तो मुझे याद है मैं पटना में था, ये बात होगी सन 1995 के आसपास की। तो अचानक मुझे ना स्टेशनरी का आज भी बड़ा शौक है, अच्छी स्टेशनरी, अच्छी पेंसिल, अच्छा पेन, कहीं पर हो तो मैं खरीदता रहता हूँ। तो पटना में क्या हुआ, मैं ऐसे ही स्टेशनरी खरीदने गया तो वहाँ पर एक रैक लगा हुआ था, उसके चारों तरफ बुक्स लगी हुई थी, यू कैन विन। ये सन होगा 95 में मैं गया तो 96-97 के आसपास की वो दौर था उस बुक का। तो पहली बार जब वो किताब यू कैन विन बनी तो मुझे तो पता नहीं था यू कैन विन कौन है, शिव खेड़ा जी कौन है, तो मेरे को किताब बड़ी अच्छी लगी। बहुत ज़बरदस्त बुक है। तो मैंने वो किताब ऐसे ही खरीद ली, किताब खरीद ली। अब उसको धीरे धीरे थोड़ा मैंने पढ़ा। मैं दिल पे हाथ रख के बोलता हूँ, उससे बेहतरीन किताब ढूंढना आज भी शायद सही बात ईजी नहीं होगा। सही कह रहे हैं आप। तो हम तो आज देखते हैं कि आप जैसे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बिजनेस कोच हैं, और भी बहुत से लोग हैं, बट शिव खेड़ा जी उस टाइम पे, यस यस यस, जिस वक्त कोई मोटिवेशनल स्पीकर का नाम भी नहीं जानता था, तो उस ज़माने से हैं। तो उनसे भी मैं बड़ा ही एक प्रभावित, तो इसलिए शिव खेड़ा जी का नाम लिए तो मुझे बहुत गहरी सच्चाई है इसमें। क्योंकि हम भी जब मतलब बचपन को ग्रो कर रहे थे ना, तब पहली पुस्तक यही आई। फिर आई लोक व्यवहार डेल कार्नेगी की, वो पुस्तक। मैंने जीवन में पुस्तकों को बहुत बड़ा गुरु माना है, पुस्तकों ने बहुत बड़ा साथ दिया है। तो पुस्तक की जो लाइब्रेरी है मेरी, वो बहुत बड़ी है, मोबाइल पे भी बहुत सारी पुस्तकें हैं। तो बहुत लोगों का योगदान है सर। गुरुजी को श्रेय इसलिए जाता है, उन्होंने ट्रांसफॉर्म कर दिया भीतर और बाहर से। बाकी बहुत लोगों का योगदान है, मतलब कितने लोगों को सुना है, कितने लोगों को पढ़ा है, उन सब ने मिलकर ही भीतर एक नया हर्षवर्धन जैन इंस्टॉल किया। तो वो तो कोच के बिना नहीं हो सकता। मतलब ये कहते हैं ना कि अगर आपका डिब्बा अगर अगले डिब्बे से नहीं जुड़ेगा और वो अगले इंजन से नहीं जुड़ेगा तो वो गंतव्य पे पहुंचेगा नहीं। तो
उसी को समर्पण करिए जिसने किसी को समर्पण कर रखा है, जिसका खुद का कोई गुरु हो। और मैं बड़े खुश नसीब हूँ, अभी पीछे हम एक फंक्शन पे थे, तो हमारे एक मॉर्निंग फ्रेंड के दोस्त हैं प्रदीप अग्रवाल जी, तो उनके मित्र हैं आगे शिव खेड़ा जी। ओह, तो मैं उनको रोज़ बोलता था, मैंने कहा यार आपको जानते, कभी मिलवा दो, कभी मिलवा दो। बोले हाँ मिलवाऊंगा। तो बड़ा सौभाग्यशाली था मैं कि अभी 3-4 महीने पहले हम एक फंक्शन में गए और वहाँ शिव खेड़ा जी से मेरी मुलाकात हुई और मैंने उनके चरण छू के उनका आशीर्वाद लिया। ग्रेट ग्रेट। और ऐसे महापुरुषों को तो देख लेना भी, सही बात है, उनकी छाया में बैठना भी एक मैं समझ, नेक्स्ट लेवल की प्रज्ञा है उनकी। बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही ज़बरदस्त विजडम है। बिल्कुल, मैंने उनको मलेशिया में देखा था 2007 में। 2007 की बात है या 10 की बात है, और वहीं मिले, लेकिन ऐसे पर्सनली मुलाकात नहीं हो पाई। तो मैं तो बहुत ही खुश, मैं उनको पर्सनली मिला, बैठा, उनसे बातचीत करी, उनके मैंने ब्लेसिंग्स ली, उनके चरण छुए, तो बहुत ही अच्छा लगा मेरे को। अमेजिंग अमेजिंग पर्सनैलिटी। चलिए ओके, तो अगला मेरा प्रश्न ये है हर्षवर्धन जी कि आपके करियर का कोई टर्निंग पॉइंट है जहाँ से आप बोलोगे यार ये मेरी लाइफ का बहुत ही एक टर्निंग पॉइंट है? ये तो है। बताइए कौन सा टर्निंग जैसे पॉइंट? आपने वो सवाल पूछा था, वो तो इतना ज़्यादा ग्रेजुअली विकसित हुआ कि वो समझ में नहीं आया कि कौन सी जगह वो जंक्शन पॉइंट था, लेकिन इसका तो जंक्शन पॉइंट बताइए। 96 में मैंने 10th किया, 97 में 11th किया, 98 में 12th किया, और 99 में BSc फर्स्ट ईयर में पढ़ाई शुरू की। और क्रिकेट में इतना पागल हुआ कि फिजिकल केमिस्ट्री का पेपर था 3 दिन बाद, और मैं क्रिकेट में लग रहा था। सौभाग्य से इधर आंख पे लगी बॉल। सौभाग्य से? वो सौभाग्य से आपने बोला, सौभाग्य से लगी? हाँ, क्योंकि वो मैंने कुछ प्रिपरेशन की नहीं थी, तो मैंने कहा पापा जी अब तो मैं पढ़ नहीं सकता, और मैं फेल हो गया। इसलिए सौभाग्य से तो मैं आरोप इस पे आ गया कि भाई आंख के लग गई थी बच्चे की, इसलिए फेल हो गया। फेल तो इसलिए हुआ था कि मैंने पढ़ाई नहीं की थी। अच्छा। और साइंस से पीछा छूटना हुआ और दर्शन शास्त्र का जीवन में आना हुआ। यहाँ से जीवन बदलना शुरू हुआ। नियति अपना अपना काम अच्छे से करती है नियति। तो जैसे ही फेल हुआ, फेल होने से पहले का जीवन और फेल होने के बाद का जीवन पूरा बदल गया। फेल होने से पहले पापा जी ने मुझे जीवन का हर एक सुख उस वक्त ला के दिया जो दोस्तों को बहुत सालों तक में नसीब नहीं हुआ। बाटा के शूज पहना देना, हीरो पुक ला के दे देना, मतलब उनका ऋण तो मैं कभी अपनी चमड़ी के जूते बनवा दूं तो भी नहीं चुका सकता। मेरे पिताजी ने मेरे लिए इतना किया है। लेकिन वो करने के बाद और फेल का रिजल्ट आने के बाद मेरे को अंदर से एक ग्लानि हो रही थी, इसके लिए मैं डिजर्व नहीं करता। तो चाबी यूँ रख दी हीरो पुक की, जूते यूँ खोल दिए, चप्पल पे आ गया और फर्स्ट ईयर में आर्ट्स में एडमिशन लिया और अब दर्शन शास्त्र का जीवन में उतारना चालू किया। केवल सब्जेक्ट नहीं था, उतरना शुरू हुआ। उस साल अच्छे रिजल्ट आए मेरे, और फिर 3 साल जो जीवन में हुआ, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, उसने पूरी जीवन की शेप बदल दी आगे के लिए। वो अलग निर्माण कर दिया, क्योंकि अब जो था वो जीवन को देखने का आयाम बदल गया, अब दृष्टिकोण ही बदल गया था। तो वो टर्निंग पॉइंट था मेरा फेल होना। उस वक्त सारी चीज़ें छोड़ देना, अपने आप को एक, जैसे कहते हैं ना, एक संघर्षशील बच्चा बनाना, वो करके फिर आगे की एजुकेशन ली। कोई खर्चा नहीं लेना। उस वक्त 3 रुपये लगते थे मेरे को जाने में, उसमें से पापा जी 3 रुपये रोज़ रख देते थे। मैं 3 सिक्के उठाता था। एक सिक्का मेरे गांव से हाईवे तक आने का पैदल आता जाता था, वो 1 रुपया बचाता था। 3 दिन में 3 रुपये बचते थे, उससे मैं कचौरी खाता था और वो 2 रुपये से आना जाना करता था। लेकिन वो जो संघर्ष था ना, उसने जीवन का निर्माण किया। उसने गहरे से अभाव का स्वभाव में कन्वर्जन किया और समझ में आया जिंदगी को कि जब आप गिरते हो तो कैसा फील होता है, लोग आपके लिए बारे में क्या कहते हैं, समय क्या कहता है, सिखाता कैसे। उस फेल होने ने जीवन को बदल दिया। फिर अंदर से जो जमीर जागा ना, फिर जिंदगी में उठना ही शुरू किया। लेकिन वो टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ का। सौभाग्य से वो सौभाग्य से लग गया। सौभाग्य से आपकी बॉल आपकी आंख पे लगी, वो सौभाग्य से तो टर्निंग पॉइंट बना। अब अगला सवाल पूछूं नहीं पूछूं, मैं डर रहा हूं पूछते हुए। बताइए। पूछ लूं? हाँ, मुझे पता नहीं पूछना चाहिए नहीं पूछना चाहिए, देख लेंगे उसके बाद। अगला मेरा सवाल ये कि आप बाल नहीं आपने सर पे रखे। ओह, मुझे पता नहीं ये सही सवाल होगा या नहीं होगा। सर अपन पहली बार मिल रहे हैं ना, इसलिए आपको कंफ्यूज हो रहा है। मेरे से पहला सवाल ये पूछते हैं लोग। नहीं, मैं डर रहा था पूछते कि पूछूं नहीं पूछूं। तो इसके पीछे कोई विशेष कारण कि आपने मतलब बाल नहीं रखे, क्यों नहीं रखे? आपको थोड़ा सा लगता है यार ये, मतलब अब मुझे समझ नहीं मैं कैसे पूछूं आपसे कि अजीब लगता है, लोग क्या कहते हैं या लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं कि बाल क्यों नहीं रखे, या आपको लगता है कि मतलब थोड़ा अजीब सा लगता है? अजीब सा लगता है, ऐसा सब सोचते हैं। और बताता हूँ इसके बारे में, घटनाएं कैसे घटती है। सबसे पहले इसको कर्म फिलोसफी से कनेक्ट करता हूँ। 2004 में मेरे दादाजी की डेथ हुई और मैं इतना नटखट शरारती
कि मैंने अपने सारे भाइयों को सबको मैंने गंजा कर दिया। हाँ, मतलब करते हैं ना तीसरे चौथे दिन। हाँ। जब तो आपने किया? मैंने किया, मतलब मैं तो लीडर था ना, मैं ही कर सकता था तो मैंने किया। ये कोई बार्बर नहीं? ना मैंने किया। वो करके वो नहीं, वो भी थे, बार्बर भी थे, लेकिन संख्या इतनी थी भाइयों की, मैंने कहा मैं भी चालू करता हूँ खूब करके। अब मैं वहां से दीवार कूद के भाग गया। 2004 2009 तक मुझे समझ में आया कि ये किस कर्म का उदय है, कि मेरे बाल झड़ने लग गए। झड़ने लग गए? हाँ, 2009 में? हाँ, झड़ने लग गए। तो गुरुजी की बात समझ में आती है कि जीवन में आप जो कर्म करते हो उदय उसी प्रकार का आता है। इस अंगुली से कर्म किया है तो इसको तकलीफ नहीं होती, उसी को होगी जिस तासीर का आपने कर्म किया है। बाल झड़ना शुरू तो अब मेरा ध्यान खाना शुरू, और यार कितने गए कितने बचे, कितने गए कितने बचे, ये देखने में इतनी ऊर्जा जाने लगी, इतनी जाने लगी, 9 10 11 12, ओ माय गॉड। फिर सोचा ट्रीटमेंट करवा लें, ऐसा बाल उड़ जाएंगे तो कैसा लगेंगे, ऐसे दिल। मुझे बात समझ में आई कि इंसान की ऊर्जा उधर ही बहने लग जाती है जिधर ध्यान जाता है। बिल्कुल। और गुरुजी की बात समझ में आई, बेटा अगर जीवन में आपका ध्यान जा रहा है और ध्यान कहीं गलत जगह उपयोग में जा रहा है तो आपकी सारी ऊर्जा वहां बह जाएगी। करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। 13-14 के आसपास आते आते मैंने कहा यार ये तो बहुत ज़्यादा ध्यान खा रहे हैं। फाइनली मुझे समझ में आया, जो गुरुजी कहते हैं कि जीवन में जो चीज़ आपको एक बार नियम से छोड़ेगी, अगर वो आपको पहले छोड़ गई तो वो जीत गई, और आपने छोड़ा तो आपकी एक दिन चीनी आपको छोड़े उससे पहले आप चीनी को छोड़ो, जबरदस्त। एक दिन नमक आपको छोड़े उससे पहले आप छोड़ो, एक दिन आपको बुराई छोड़े उससे पहले आप छोड़ो। तो मेरे को समझ में आया कि यार ये ध्यान बहुत खाएंगे, क्योंकि न तो जा रहे हैं ना रुक रहे हैं। ऐसी पोजीशन थी कि बीच बीच में से गए थे, मैंने कहा चल सकते नहीं। तो वो दिन था 14 मार्च 2016। उस दिन मैंने कहा आज से इन बालों का त्याग ही करता हूँ, तो उस दिन केश का त्याग कर दिया। 2016 यानी कि आपकी उम्र 36 ईयर के आसपास? 36 थी। 9 साल पहले लगभग। 9 साल पहले। तो आपने बिल्कुल तब से, तो मेरे को दरअसल क्या है कि सर ये जैनिज्म में वैराग्य का भी सूचक है, लेकिन जीवन में जितना मेरा कोई ऐसा वो नहीं था, लेकिन भीतर से एक वैराग्य प्रकट ही हुआ था कि यार अपने को बहुत ज़्यादा इस चकाचौंध से इस दुनिया में ज़्यादा वो नहीं करना। तो मैं तो इस अपेक्षा से, लेकिन ये एक ब्रांड बन जाएगा, ये अच्छा लगने लग जाएगा, ये लुक्स हो जाएगा, ये मुझे कहीं भी आइडिया नहीं था। मैं तो उस दिन कहा चलो केश का त्याग करते हैं, अब जीवन जैसा बचा है जितना बचा है आगे बढ़ते हैं। मेरा तो अंदाजा यही था, तो केश का त्याग किया। उसके बाद फिर मैंने कभी नहीं किया, लेकिन ये ठीक ठाक लग जाएगा ये मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं तो था। आपकी जो पर्सनैलिटी है पता नहीं और भी ज़्यादा हमें एक पसंद आती है, चमकती है। अच्छा, एक छोटा सा सवाल और, मैं भी नटखट बहुत हूँ, मेरे मन में भी नटखट एक और प्रश्न आ गया। तो इसको मेंटेन कैसे करते हैं? डेली आपको इसको मेंटेन करना? 9 साल से जिस दिन मैंने ये हटाया उस दिन बाद से मैं कभी नाई के गया नहीं, मैं ये खुद ही कर लेता हूँ। तो डेली मेंटेन करना? ना डेली नहीं, 2 दिन 5 दिन 7 दिन बस। हाँ, तो खुद ही इसको मेंटेन करना पड़ता है? हाँ, आराम से हो जाता है। आराम से हो जाता है। कभी नहीं गया मैं, मतलब बार्बर के उस दिन बाद से। चलिए बच गया, मुझे लगता था पता नहीं आप कैसे रिएक्ट करेंगे, फिर भी ना कुछ नहीं। और एक साबुन से नहाता हूँ, जीवन बहुत मेरा तो बिल्कुल यूँ है कि चीज़ें रिलैक्स है, एक साबुन से ऊपर नहीं तो कितना लफड़ा होता है इनको संभालना। आपके तो इतने आपको पता चलता होगा इनको मेंटेन करने में कितना ध्यान और ऊर्जा जाती है। जी। लेकिन जिनके आधे अधूरे रह जाते हैं ना, उनका ध्यान और ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। करेक्ट। तो अगला मेरा सवाल आपसे ये होगा कि बिजनेस ग्रो करने के बहुत से तरीके आप लोगों को बताते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि इस प्लेटफॉर्म से हमारे व्यूअर्स को अगर आप कुछ ऐसी टिप्स बता पाएँ कि अपने बिजनेस को कैसे ग्रो करें। अब आप आए हैं तो आपका तो पूरा फ़ायदा उठाएंगे, और पंजाबी भाषा में बोलते हैं पूरा निचोड़ लेंगे आज हर्षवर्धन जी को, आज पूरा निचोड़ लेंगे। तो कुछ बिजनेस टिप्स बताइए आप। वैसे तो सर बिजनेस टिप्स तो पूरे मेरे करियर में जितने मैंने यूट्यूब पे दिए हैं, पता नहीं कितने करोड़ व्यूअरशिप होगी, 100 के आसपास होगी, वो उन्होंने देखा है। लेकिन आज आपके पास आया हूँ तो अंदाज बदलता हूँ, ठीक, क्योंकि बिजनेस के तरीके वहाँ जो बताया वो इधर भी बताया तो फिर मजा नहीं होगा, क्योंकि जिस जगह है उसका प्रभाव आना ही चाहिए। बिल्कुल। तो आप नंबर्स का प्रभाव जब बताते हैं तो मैंने बहुत बार एनालिसिस किया कि आपसे मिलने जा रहा हूँ कि एक इंसान को बिजनेस में ग्रो करने के लिए क्या चीज़ चाहिए हो सकती है। तो 1 से लेकर 9 नंबर तक की जो भी आप पर्सनैलिटी ट्रेट्स बताते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो पावर्स आपने अपने बिजनेस में पूरी ताकत से झोंक दी 1 से लेकर 9 नंबर तक की, ठीक है, बिजनेस ग्रो करे बिना और बड़ा साम्राज्य बने बिना रहा ही नहीं जाएगा। बताइए फिर। तो कनेक्ट करता हूँ आपके से भी। हाँ जी, बिल्कुल। और कहीं गलती हो तो आप संभाल बिल्कुल संभालूंगा। नंबर 1, मैंने अपने आप को ग्रो किया और लोगों को ग्रो करते हुए देखा, या मैंने किसी को ग्रो किया तो मुझे समझ में आया उस आदमी में लीडरशिप थी।
उस आदमी में डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी थी, उस इंसान में कम्युनिकेशन की स्किल्स थी, जो प्राइमा फेसी एक इंसान को बिजनेस के लिए चाहिए। क्योंकि डिसीजन मेकिंग अगर आप नहीं कर पाएंगे, लीडरशिप आप में नहीं है, तो आप वो साम्राज्य बड़ा कर ही नहीं पाएंगे। मुझ में ये जब थी तो मुझे समझ में आया कि इन चीज़ों ने मुझे पुश किया और ज़बरदस्त तरीके से फोर्स दी। तो नंबर 1 लीडरशिप, कम्युनिकेशन और डिसीजन मेकिंग के लिए नंबर 1 लगता है, ऐसा आप बताते हैं। बिल्कुल, क्योंकि नंबर 1 किसका है? सूर्य का नंबर है। ओह, अब सूर्य कौन है? राजा। राजा। अब राजा है तो भैया राजा की तरह ही बिहेव करेगा ना। Exactly. अब लीडर कौन होगा? राजा को तो लीडर बनना ही पड़ेगा। तो बिजनेस के लिए सर ये चाहिए। ओके, ठीक। नंबर 1। नंबर 2, अगर आपके प्रोडक्ट्स में क्रिएटिविटी है, अगर आपके सर्विसेज में क्रिएटिविटी है और कहीं उसमें ह्यूमन इमोशंस जुड़े हुए हैं, तो आपका प्रोडक्ट मार्केट में छाएगा, आपकी सर्विसेज मार्केट में छाएगी। बस उसमें टच हो 2 नंबर का, उसमें वो इमोशंस हो, उसमें वो सेंसिटिविटी हो कि एक आदमी जिसने 2 नंबर की ब्लेसिंग्स ली है, उसके प्रोडक्ट में और सर्विस में वो हो। मैंने बहुत लोगों को देखा है जिनको बिजनेस ग्रो करते हैं, लेकिन इमोशंस साथ में रहते तो बिजनेस बड़ा एम्पायर बनता है। करेक्ट। अब नंबर 2 की अगर बात करूं तो मैं आपको बताता हूं, जैसे नंबर 2 से रूल होते हैं शाहरुख खान। ओके, ओ मोस्ट क्रिएटिव। अब उनका अगर आप पैशन देखें शाहरुख खान का, अमेजिंग, क्या बात है, अमेजिंग। कपिल शर्मा देखिए आप, कपिल शर्मा 2 नंबर। राइट। तो वो सफल क्यों है? कपिल शर्मा क्यों सफल है? शाहरुख खान क्यों सफल है? क्योंकि वो इमोशंस के साथ पूरे कैरेक्टर में, जब मतलब एक्टिंग में आत्मा डाल देना और परिस्थितियों को इतना बड़ा इवेंट बना देना, ये कपिल शर्मा जी सीख गया। बिल्कुल, कि छोटी सी यहाँ पे फुंसी हुई है बालतोड़, इस बालतोड़ से अमिताभ बच्चन नहीं पूरी इंडस्ट्री को हिला देना, बिल्कुल बालतोड़ के मॉडल से ही। तो ये क्रिएटिविटी 2 नंबर में सर जबरदस्त। बिल्कुल। बिजनेस मॉडल बनाने में 2 नंबर लगता है सर। चलिए 3 नंबर मतलब जब आप अपने बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं और आप में नॉलेज है उस इंडस्ट्री का, उस प्रोडक्ट का, उस सर्विसेज का, और उस नॉलेज को आपने लोगों के ट्रेंड के साथ मिला दिया। कस्टमर सिग्नल दे रहा है, कस्टमर एक ट्रेंड की तरफ जा रहा है, अगर उसका नॉलेज आपने रखा, मतलब वो फ्यूचरिस्टिक थिंकिंग अगर आपने डेवलप की कि मार्केट का रुख किधर है, बहाव किधर है, ये नॉलेज के साथ अगर आपने अपने बिजनेस को हर समय के साथ इनोवेशन करते गए, तो फिर 3 नंबर आपको जबरदस्त रिजल्ट देगा बिजनेस की अपेक्षा से, बता रहा हूँ। तो 3 नंबर तो है बृहस्पति का, जुपिटर का, आपका भी वही नंबर है। 3 नंबर है। तो मैं आपको एक 3 नंबर वाले जबरदस्त पर्सनैलिटी बताता हूँ, हो सकता है आप उनसे और भी प्रभावित हो जाए। सदगुरु है ना, सदगुरु जी। ओह यस, रूल्ड बाय नंबर 3। ओह, उनका तो शायद भाग्यांक भी 7 है। यस, आपका भी भाग्यांक 7 है, उनका भी 7 है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला था, किसी दिन आप बुधत्व को उपलब्ध हो जाएं तो कोई हैरानी नहीं होगी। जैसे सदगुरु का ड्राइवर 3 है, कंडक्टर 7 है उनका, अगर आप देखें तो नॉलेज। तो आपका जो प्रोफेशन है वो पूरा नॉलेज के ऊपर ही है। बिजनेस कोचिंग हो गई, मोटिवेशन हो गई, तो आप देखिए कितने सफल हैं। और सर बिजनेस वाले को जरूरी है, मतलब वो रियल एस्टेट का बिजनेस कर रहा है लेकिन इंडस्ट्री के बारे में पता ही नहीं, वो एफएमसीजी में है लेकिन इंडस्ट्री का पता नहीं, मार्केट में कब ट्रेंड बदल जाएगा, क्योंकि ट्रेंड के साथ नहीं रहा तो मार्केट से फेंक दिया जाएगा। आप देखो अपने ज़माने में, अपने नहीं मतलब थोड़ा सा अपना नज़दीकी ज़माना था जिसमें वो बड़ी बड़ी कैसेट चलती थी, VCP, करेक्ट। लेकिन बदल गया जमाना, गया। फिर वो छोटी चलती थी, तुम तो ठहरे परदेसी, बदल गया। गया। उड़ी थे टकीला, बदल गया। वो बैंड ही चले गए, कितनी चीज़ें बदल गई। बड़े बड़े सिनेमा घर हुआ करते थे, आज मल्टीप्लेक्सेज में। ये समय के साथ बदलना, इसका ज्ञान जरूरी है, नॉलेज आपको जरूरी है उस बिजनेस को ग्रो करने के लिए। नंबर 4, अगर डिसिप्लिन आप में है, अगर आप ऑर्गेनाइज्ड हो, दुनिया की कोई ताकत आपको बिजनेस में फेल नहीं कर सकती सर, क्योंकि डिसिप्लिन लगता है उठने का, बैठने का, डील करने का, मीटिंग्स करने का, लोगों से मिलने का, क्लाइंट से मिलने का, कस्टमर को देखने का, सामान, इन सब में डिसिप्लिन चाहिए सर। लोगों को दर्द हो जाता है, लोगों के पसीना छूट जाता है। बिना डिसिप्लिन और बिना ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्गेनाइज्ड करे बिना आप ग्रो नहीं कर सकते। तो आपका 4 नंबर इसमें लगता है। तो मेरे से बेहतर तो कोई 4 नंबर को जानता नहीं, क्योंकि मैं 4 नंबर से रूल होता हूँ। 4 नंबर से आपका डिसिप्लिन जबरदस्त है। मैं खैर आई डोंट वांट टू साउंड बोस्टफुल, पर मेरी बीवी, मेरे बच्चे बोलते हैं आई एम ए यूनिवर्सिटी ऑफ डिसिप्लिन। यस। आपको एक मेरे बारे में कहावत बताता हूँ जो मेरे बारे में मेरे दोस्त बोलते हैं। अगर मैंने हर्षवर्धन जी को बोला कि हर्षवर्धन जी आपको मैं 1 बजे मिलूंगा, राइट, तो मेरे दोस्त बोलते थे कि घड़ी की सुई को सही कर लेना, इजाजत नहीं है ओहो, कि वो 1 बजा जाए और सूद साहब ना पहुंचे। क्या बात, सुई रुक जाएगी वहां पर। अगर मैंने आपको 1 बजे का समय दिया है तो आप 12:55 पे, 12:50 पे आ जाएंगे, मैं वहां पर आपको मिलूंगा। और 1:01 नहीं हो सकता कभी भी, तो घड़ी की सुई को भी रुकना पड़ेगा वहां पर। ये मेरा डिसिप्लिन है जिंदगी। तो सर यहाँ नया सवाल आ रहा है मेरे मन में। मैं 3 नंबर से रूल हो रहा हूँ
और मेरा डिसिप्लिन में 28 बरस हो गए मुझे। 28 सालों में मैंने अगर किसी से कोई भी वादा किया है, चाहे वो मिलने का हो, चाहे कुछ लेन देन का हो, चाहे कुछ भी वादा हो, मैं मतलब लाइफ में 28 सालों में कभी किसी चीज़ में लेट नहीं हुआ, कभी लेट नहीं हुआ, कभी कोई वादा नहीं तोड़ा, अपने संकल्पों में इतना दृढ़ रहा। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी क्यों है? रूल 3 नंबर से हो रहा हूँ तो वो गुड ओपनर एंड बैड फिनिशर आप बताते हैं, तो वो भी मेरे में है। वो कुछ जगहों पे वो भी है कि जैसे मेरे ससुराल में एक दीवार थी जो मेरे ससुर साहब कई सालों से कहते थे ये दीवार टूट जाए तो थोड़ा ये एरिया बड़ा हो जाए, बड़ा, ऐसा कई सालों से कह रहे थे। मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही कह रहा हूँ। तो मैंने थोड़ी ली, 5 ईंटें तोड़ी, मैंने कहा अब आप संभाल लो। तो मैं कई जगहों पे ऐसा हूँ कि मैं गुड स्टार्टर हूँ लेकिन बेड फिनिशर हूँ। बेड फिनिशर से कैसे कहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ भाई मैंने स्टार्ट किया, तुम काम को संभालो, मेरा रोल ये था। लेकिन आपकी डेट ऑफ बर्थ में 4 नंबर आता होगा, अप्रैल। यस। हाँ, तो फिर अच्छा, तो इसका मतलब 4 नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ के अगर आपके बर्थ चार्ट के अंदर भी अगर आ जाएगा तो भी वो डिसिप्लिन का नंबर है, तो अंदर आपको सपोर्ट करेगा। क्योंकि मैंने बहुत सारे संकल्प लिए हैं जीवन में, बहुत सारे नियम लिए, वो भी निभा पाता हूँ। तो मैं उस टाइम ये सोच रहा था कि यार 3 नंबर हूँ, डिसिप्लिन वाला नंबर तो फिर दूसरा होता है, तो फिर ये कैसे मेंटेन कर पा रहा हूँ? तो उसमें 4 की फोर्स मिल रही है। 4 की फोर्स। तो कहाँ तक आ गए सर? अब नंबर 5 की बात करेंगे। ऑल राइट सर, मैं इतना समझता हूँ कि मैं आज भी फील करता हूँ, जैसे मेरी टीम में 10-15 लोग हैं, अगर इनमें टॉप ब्रेन मैंने हायर नहीं किया होता तो मैं ग्रो नहीं करता। और अगर आज भी मुझे और ग्रो करना है तो मुझे वो ब्रेन, वो इंटेलिजेंस, वो रणनीति और वो एग्जीक्यूट करने वाला आदमी चाहिए जो नंबर 5 से रूल होता है, या यूं कहें कि इसकी जो ब्लेसिंग्स मिलती है ना, वो ब्रेन आपको चाहिए। टीम में वो व्यक्ति चाहिए जिसमें वो इंटेलिजेंस और वो स्ट्रेटेजी बना सके जो सूक्ष्मता की तरफ भी जाए। तो 5 नंबर आपको मदद कब करता है? जब आप ब्रेन को हायर करते हैं, ब्रेन को साथ लाते हैं ताकि बिजनेस को ग्रो कर सकें। तो ये मैंने 5 नंबर को कनेक्ट किया है मेरी स्ट्रेटेजी से। तो मैं इसमें थोड़ा एडिशन कर देता हूँ। राइट सर। अगर हम 5 नंबर की बात करें ना, तो मैं जब टीचिंग देता हूँ, पढ़ाता हूँ, तो मैं बोलता हूँ द मोस्ट फेवरेट नंबर ऑफ अरविंद सूद इज नंबर 5। 1 से लेकर 9 तक नंबर सारे खूबसूरत है, पर मेरा सबसे जो पसंदीदा नंबर है, फेवरेट नंबर, वो नंबर 5 है। वो इसलिए, एक तो मेरे पास है नहीं नंबर 5 वो तो जिसका अभाव होता है उसी का भाव हो जाता है। दुनिया में बहुत लोगों के पास नहीं है सर, बहुत देखा मैंने। और दूसरा देखिए, नंबर 5 एक ऐसा नंबर है जो बैलेंस बनाता है। अगर आप एक ग्रिड देखें 9 ब्लॉक्स का, तो आज बनाएंगे, उसके अंदर नंबर 5 सेंटर के अंदर आता है, तो बैलेंस बनाता है। और वैसे भी आप गिनती 1 से लेकर 9 तक लिखिए, यस यस यस, वर्टिकल वे में, ऊपर से चलिए चाहे नीचे से चलिए, वो बीच में आ जाएगा। राइट। तो एक बैलेंस बना देता है। ओके, ठीक है। और 5 नंबर के लिए मैं हर्षी एक बात हमेशा बोलता हूँ, आप अजमा के देख लीजिएगा कभी भी, जो लोग 5 तारीख को पैदा होते हैं, यानी कि 5, 14, 23 को पैदा होते हैं, या तो कम सफल या ज़्यादा सफल हो सकते हैं, बट असफल नहीं हो सकते। इतना खूबसूरत नंबर क्या है। ब्लेसिंग दी है पर, क्या ब्लेसिंग्स है। विराट कोहली ओह नंबर 5 के साथ रूल, क्या बात है। नंबर 5 के साथ रूल होते हैं। तो 5 नंबर एक ऐसा नंबर है जो समझिए कि क्लास के अंदर मैं बोलता हूँ कि दीज पीपल आर स्लाइटली मोर ब्लेस्ड देन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। थोड़ा सा ज़्यादा ब्लेसिंग्स है इनके पास, और ऐसे लोगों को जीवन के अंदर आप बताते हैं 16 नंबर में से एक नंबर होना ही चाहिए ऐसे लोगों को सफल। चलिए 6 नंबर के बारे में बिजनेस बताइए। की नेक्स्ट डेवलप करने के लिए, ग्रो करने के लिए नेक्स्ट जो मेरी लेसन है वो ये है कि अगर आपका बिजनेस ट्रांजैक्शन ओरिएंटेड है तो आप पीछे रह जाएंगे, लेकिन अगर रिलेशनशिप ओरिएंटेड है तो आप ग्रो कर जाएंगे, चाहे आपके क्लाइंट्स के साथ हो, डीलर्स के साथ हो, आपकी पूरी टीम के साथ, या आपके प्रोडक्ट और सर्विस की पूरी चेन के साथ हो। तो आप बताते हैं कि 6 नंबर रिप्रेजेंट टू रिलेशनशिप, फैमिली एंड ग्लैमर एंड लग्जरियस। तो लग्जरी और ग्लैमर को मैं यहाँ कनेक्ट करूंगा कि अगर आपका बिजनेस, आपकी सर्विस, आपका प्रोडक्ट अगर किसी की लाइफ में वैल्यू एड करती है, उसे जिंदगी में एनहांस करती है, उसे उठाती है किसी भी रूप में, जैसे आज जोमेटो है, जैसे आज स्विगी है, जैसे आप ये अपने उबर है, ओला है, जितनी भी चीजें हैं, ये किसी व्यक्ति ने महान सोच सोची जिससे इंसान का जीवन सुगम बनाया। तो आपका प्रोडक्ट और आपकी सर्विस जब ये सुगम बनाए किसी का जीवन, तो शायद उसको 6 नंबर से मैंने कनेक्ट किया। बिल्कुल। माधुरी दीक्षित ड्राइवर 6 है, 15 मई 1967। ओह माधुरी जी, वाह। 6 नंबर। चलिए 7 नंबर। सर मैंने एक चीज़ महसूस की है ज़िंदगी में कि जब आप बिजनेस करते हैं तो उतार चढ़ाव आएंगे। बिल्कुल। और आप लोग बताते हैं कि डिसअपॉइंटमेंट्स का नंबर है, लेकिन फिर आप लोग ये भी बताते हैं कि ये स्पिरिचुअलिटी का, विजडम का भी नंबर है। फिर मैं मेरी फिलोसफी से इसको कनेक्ट किया तो समझ में आता है जहाँ जिंदगी में उतार चढ़ाव आएंगे, वैराग्य तभी आता है। बिल्कुल। आदमी भगवान का ध्यान ही तब करता है जब वो कष्टों से गिरता है। तो 7 नंबर को मैं इस कनेक्ट कर रहा हूँ। बिजनेस अप्स एंड डाउन्स आएंगे, लेकिन हर एक पीक और हर एक बॉटम, ये सिद्धांत ये कहता है सर कि अगर आपको एक शिखर से दूसरे शिखर पे जाना है तो आपको नीचे आना ही पड़ता है।
ये नीचा आना मतलब ठप्पा खाना है, ये नीचे आना मतलब डिसअपॉइंटमेंट है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी कहती है कि एक ठप्पे के बाद तू पिछले इस पीक को तोड़ देगा। करेक्ट। तो 7 नंबर को मैं यहाँ कनेक्ट करता हूँ। जिंदगी में उतार चढ़ाव आएंगे, बिजनेस में उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन घबराना नहीं, ये भी स्पिरिचुअलिटी 7 नंबर ही आपको सिखा रहा है। तो बिजनेस के लिए आपको स्पिरिचुअली अलाइन रहना चाहिए। डिसअपॉइंटमेंट्स आएंगे वो आपको मजबूत करने आएंगे, टिके रहना चाहिए। नहीं तो लोग पहले साल की 12 पूर्णिमा भी नहीं देखते और उस धंधे से पीछे हट जाते हैं। ये नहीं करना चाहिए, लोग डर जाते हैं। तो 7 नंबर स्पिरिचुअलिटी का भी है और इसके साथ साथ एक विजडम का नंबर है। विजडम का नंबर है। 2 चीज़ें होती हैं, नॉलेज एंड विजडम, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। राइट सर। अब 3 नंबर किसका है? नॉलेज का। 7 नंबर किसका है? विजडम का। तो आप सोचिए जरा कि किसी के पास नॉलेज भी हो 3 नंबर की और 7 नंबर की विजडम भी हो, तो ऐसे लोग को हराना इम्पॉसिबल है सर, इम्पॉसिबल। तो 7 नंबर विजडम देता है आपको। और एक नई चीज़ बताता हूँ, ये लोग रिसर्चर बहुत अच्छे होते हैं, रिसर्चर बहुत अच्छे होते हैं। मैं क्लास में बोलता हूँ हर्षी, जो चीज़ किसी से ठीक ना हो पाए, साइंटिस्ट भी बोलते भैया ये तो फेंक दो, अब ये मोबाइल फेंक दो, ये कूड़े में फेंक दो, अब नहीं ठीक होगा। कूड़े में फेंकने से पहले एक बार 7 नंबर वाले बंदे को बोला यार तू देख ले। अच्छा। वो क्या भाई साहब शाम को ले जाना अपना मोबाइल, और शाम को जब जाएंगे मोबाइल ठीक कर देगा आपको। बोले यार ये तो सबने बोला था ठीक नहीं हो पाएगा, लेकिन वो ठीक कर दे। अब पूछो कैसे? बोला ये मेरे को भी पता नहीं, बट मैंने ठीक कर दिया। तो इनका जो रिसर्च वर्क है वो बहुत अच्छा होता है और विजडम इनके पास होती है। ये है नंबर 7 की ब्यूटी। गजब, शानदार, मजा आ गया। चलिए नंबर 8। दुनिया में हर एक बिजनेस ओनर ने अपने बिजनेस का साम्राज्य बनाने में हार्डवर्क पूरे प्राणों से किया है। मेहनत इतनी जी तोड़ की है कि पूरा पसीना निकला है हर जगह से। बिल्कुल। तो हार्डवर्क चाहिए और जस्टिस चाहिए। अगर आपका प्रोडक्ट लोगों के साथ न्याय कर रहा है तो आपका बिजनेस ग्रो करेगा। तो आप पूरी तरीके से हार्डवर्किंग नेचर हो, जी तोड़ मेहनत करते हैं, पक्का इरादा रखते हो, जस्टिस की तरफ जा रहे हो, तो फिर वेल्थ परमात्मा देगा ही देगा। ये आपका 8 नंबर से कनेक्ट होता होगा। ये जो बिजनेस की स्ट्रेटेजी है। तो नरेंद्र मोदी जी नंबर 8 से रूल होते हैं। इससे पहले हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, वो भी 8 से, वो भी नंबर 8 से। देखो दोनों ने देश को खूब दिया है। सौरव गांगुली कैप्टन रहे हमारे। ओ, देश का क्रिकेट का तो सीन ही तब बदला है नंबर 8 से। सौरव गांगुली आए नंबर 8। तो 8 नंबर वाले की मेहनत जो है ना, इसको तो आप भाई साहब चैलेंज नहीं कर सकते। इनसे मेहनती आदमी कोई हो नहीं सकता। गजब, मेहनती कोई इनसे ज़्यादा हो नहीं सकता। तो 8 नंबर वाले की जो मेहनत है, यही उसकी सफलता की कुंजी है और यही उसकी सफलता की। और न्याय का नंबर भी, न्याय का नंबर भी, जस्टिस का नंबर। वाह, मतलब लगता है बिजनेस से कनेक्ट होता है। अब नंबर 9। राइट सर। अभी हर एक इंसान की एक सिचुएशन ऐसे आती है सर बिजनेस में, जहां उसे भयंकर पावर लगानी पड़ती है, जोश लगाना पड़ता है, जुनून लगाना पड़ता है। जो गुस्सा नेगेटिव फोर्स बनता है उसे ही पॉजिटिव फोर्स बनानी पड़ती है और कमांड लेनी पड़ती है। तो सर मिलती जुलती है क्या? बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो मतलब वो कमांडिंग, वो बिजनेस के लिए अग्रेशन, वो डिसीजन मेकिंग और वो बिजनेस में हेल्पिंग नेचर, जो 9 नंबर के ट्रेड्स आप बताते हैं, तो ये सारी चीज़ें मिलकर एक व्यापार का निर्माण होता है। मैंने इसे किया और जिन्होंने किया उनको जब मैंने रीड किया तो ये नो की नो ब्लेसिंग्स लगती है सर। अब सोचो जिनके पास ये बेचारों के पास कुछ मिसिंग होंगे, कुछ अधिक होंगे, कुछ वो आप बताएंगे, वो मैं बता दूं, क्योंकि वो आप किंग आप हैं इस मामले। लेकिन मेरे को लगता है आज किसी भी पॉडकास्ट में आपने पहली बार जो बिजनेस के टिप्स हैं वो इस अंदाज में। हाँ जी, हाँ जी। इससे पहले ये बिजनेस पता नहीं, ऐसा स्वभाव है कि मैं जिधर जाता हूँ उधर वैसा होने लग जाता हूँ, तो वो भी एक कारण है। तो जी, मजा आया इससे कनेक्ट करके। अब हर्षवर्धन जी, मैं तो एक नंबरों का ही खिलाड़ी हूँ और नंबर ही जानता हूँ और अपने सब्जेक्ट पर भी बात करना चाहता हूँ। अब आपसे पूछना चाहता हूँ, हालांकि मुझे पता है बट फिर भी, आप न्यूमरोलॉजी के बारे में क्या सोचते हैं और कितना यकीन करते हैं? सवाल ज्वलंत है सर। यूँ कहें कि मैं केवल न्यूमरोलॉजी पे नहीं, विश्व की हर एक वो साइंस या हर एक वो शक्ति जो बहुत पावरफुल है उसमें मैं गहरे से यकीन करता हूँ। खासकर अदृश्य ताकतों पे मैं गहरे से यकीन करता हूँ, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है। अभी जैसे इन सब तारों में बिजली बह रही है लेकिन दिख नहीं रही। एक बार छूने से पता चल जाएगा रोम रोम में कि इसमें ताकत कितनी है। सर अदृश्य के बारे में अगर मैं आपको बात करूँ तो पता नहीं क्यों कि मैं 29 वर्ष की आयु तक बहुत नास्तिक था जीवन में, लेकिन कैसे लाइफ बदला आज समझ में आ रहा है। शायद नंबर्स ने अपना काम किया हो, नियति ने अपना काम किया हो।
अदृश्य पे भयंकर विश्वास है, न्यूमेरोलॉजी पे जबरदस्त ट्रस्ट है। और वो ऐसे नहीं है, लॉजिक से है, तर्क से है, बल बुद्धि ज्ञान श्रम सामर्थ्य सबको यूज करके देखा है। यहाँ तक कि मैंने आपकी वो प्रीमियम लाइफ पाथ रिपोर्ट बनवाई। अच्छा, हाँ, आपको खबर नहीं होगी। अरे मैंने मुझे वो तो पता नहीं है। पहले मेरी बनवाई, मैंने जब उसको पढ़ा वो तो किताब ही थी, पूरा ग्रंथ था वो न्यूमेरोलॉजी का पूरा। मेरे को लगा ये तो पैकेज ही दे दिया मुझे पूरा। मुझे इतना समझ में आया कौन से नंबर मेरे पास हैं, कौन से नहीं हैं तो क्या पावर्स है, नहीं है तो कौन से ड्रेनेजेज हैं, उनके लिए क्या करना होगा। फिर उसके भीतर जब जाता चला गया तो प्रोफेशन बता दिया, अगले 5 साल का भविष्य बता दिया। मुझे समझ में आ गया इस साइंस का अगर किसी इंसान ने फेथ और विश्वास करके अगर इस दिशा में थोड़ा भी सोचा ना, तो सर वो अपने बिजनेस को, लाइफ को, उसकी ज़िंदगी के रिलेशन को, हेल्थ वेल्थ, हर सेक्टर को सुगम बना सकता है। दरअसल ये बहुत महाभाग्य से तो कान में पड़ता है। अब जब मैंने मेरी रिपोर्ट बनवाई ना, फिर वाइफ की भी बनाई, सुशीला की रिपोर्ट भी बनवाई, प्रीमियम लाइफ पाथ रिपोर्ट पत्नी की भी बन गई। अच्छा। मैंने इसलिए पहले मेरी बनवाई, मेरे बनवाने के बाद मैंने देखा यार बहुत सारे प्रोफेशन हैं मेरे जो करने लायक है, लेकिन ये करने लायक नहीं है। तो देखता हूँ सुशीला के पास 258 है, उसके बाद 951 है, और वो भी डबल सीरीज में, तो बनवाता हूँ। बना के देखा तो फिर मैंने देखा इसलिए पूर्णता हो गई दोनों से। correct. जो मेरे प्रोफेशन ऐसे थे जो मेरे लायक नहीं थे, वो उनकी रिपोर्ट में आ गए। मैंने कहा अब मिलके कुछ भी झंडे गाड़े जा सकते हैं। तो सर जबरदस्त रिपोर्ट है। और मुझे उससे समझ में आया सर आपकी विजडम का लेवल क्या, आपकी प्रज्ञा का लेवल क्या है। उससे समझ में आया कितना बारीकी से फिरोया है, वो मज़ा आ गया। और मैंने क्या पर्सनली बनाया, आपको खबर भी नहीं कि मुझे नहीं पता, और मैंने जब बना के उसे गहरे से देखा ना, एक एक चीज़ मिलती है। कई जगह हंसी आई, कई जगह समझ में आया ओ माय गॉड ये मेरी कोर स्ट्रेंथ थी। नहीं तो मैं पहले तो ये सोचता बाप रे 5 और 6 नहीं है, क्या होगा। उसको देखने के बाद समझ में आया यूनिवर्स ने जो आपको दिया है वो सब कुछ नियत है। आप तो चलते जाओ और मेहनत करते जाओ, सुगम बनाते जाओ, लेकिन किसी पाथ के ऊपर। और वो आपका प्रीमियम लाइफ पाथ रिपोर्ट ने ज़िंदगी बदल दी है। वो तो मैं कहना चाहूँगा भैया, अगर आपके जीवन में आपको लगता है ना कि अभी भी कुछ मिस हो रहा है, कुछ अनबैलेंस है, वो बनवा लेनी चाहिए। उसमें कंप्लीट है सर, उसमें सब आ जाता है। बस एक मन में 5 की बजाय 4 साल और दे देते तो फिर वो अपना सर्किल कर लेता। चलिए आगे उसको भी ऐड करेंगे, सोचना। लेकिन ये जो प्रीमियम लाइफ पाथ रिपोर्ट है ना, आपको बताऊँ मैं हर्ष जी, इसको बनाने में, यहाँ तक पहुँचाने में 2 साल लगे हमें। 2 साल की कड़ी मेहनत है कि एक एक चीज़ को पकड़ना, उसकी कोडिंग करनी, कोडिंग पीछे से सिस्टम सेट करना, फिर उसको टेस्ट करना, फिर उसमें बग्स आ जाने, फिर उसमें ग्लिचेस आ जाने, फिर इसको करेक्ट करना। मतलब इसको कंप्लीट बग फ्री करने में 2 साल की मेहनत है हमारी, तब जाके ये रिपोर्ट जो है वो छन के आई है। परिश्रम तो सर गूंजते ही तब हैं जब वो पीछे से गहरे घाव लेके आते हैं, गहरी मेहनत लेके आते हैं। तो ये तो गूंज गया। मैं तो पढ़ते ही मैंने कहा जबरदस्त। फिर प्रिंट निकलवाया, समझ में आया कि इसको तो चाहिए बिल्कुल यूँ रखते हुए देखना है। तो सर ज़बरदस्त थी, मज़ा आ गया। चलिए अब थोड़ा सा रुख और करते हैं। अब आप इतना सक्सेसफुल हुए एज ए बिजनेस कोच, एज ए मोटिवेशनल स्पीकर, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि आप इतने सक्सेसफुल क्यों हुए इस फील्ड के अंदर। मतलब अगर मैं जन्म लेता तब भी बता सकते थे आप? नहीं, अगर क्यों सक्सेसफुल, अगर आप अपना डेट ऑफ बर्थ मेरे को एग्जैक्ट देंगे, हाँ, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि आप क्यों इतने सक्सेसफुल हुए। ओके। बिजनेस कोचिंग में या मोटिवेशनल स्पीकर में आप इतने क्यों सफल हुए, तो मैं आपकी डेट ऑफ बर्थ से आपको बहुत कुछ बता सकता हूँ अगर आप जानना चाहते हैं। बताओ सर। चलिए बताते हैं आप। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि आप बिजनेस कोच क्यों इतने सफल हुए, मोटिवेशनल स्पीकर इतने क्यों सफल हुए, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेस, आपका रोल, आपका गोल, आपके आने वाले साल, और कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो सिर्फ आपको पता होंगी, आपकी पत्नी को भी नहीं पता होंगी। अरे बाप रे, तैयार हैं आप? कर दीजिए ओपन। तो चलिए फिर देखते हैं। सबसे पहले आप अपना पूरा डेट ऑफ बर्थ बताइए, क्या है? डेट, मंथ, ईयर। 21 अप्रैल 1980। 21 अप्रैल 1980। चलिए ये मैं आपका बर्थ चार्ट जो है बना रहा हूँ, 1 सेकंड अभी बना लेता हूँ। लीजिए 21 अप्रैल 1980, ये मैंने आपका बर्थ चार्ट बना दिया है, ये आपके सामने यहाँ है। ओके, अच्छा DCK तीनों लिख दिया आपने, 3 7 2। ओके, 2 ड्रेनेज है। अब आपके बर्थ चार्ट के अंदर क्या 2 ही नंबर नहीं है, सिर्फ 5 और 6, बाकी सारे नंबर हैं आपके पास। क्योंकि मैं तो हृदय से, आत्मा से एक टीचर हूँ, यही सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, वही मेरा इश्क, वही मेरी मोहब्बत, वही मेरी इबादत। किंग ऑफ न्यूमरोलॉजी। किंग नहीं मैं बोलूँगा मैं एक स्टूडेंट हूँ, लर्नर हूँ, और अभी भी सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। किंग तो खैर एक ही है, वो ऊपर वाला ही किंग है, हम तो एक छोटे से स्टूडेंट हैं अभी। सबसे पहले देखिए, मेरे को हैरानी पता है किस बात की होती है हर्ष जी?
जब किसी का डेट ऑफ बर्थ देखता हूँ ना तो सब कुछ जैसे बोलते हैं ना सीटी स्कैन होके सामने आता है। आपको नंबर देखते ऐसे अंदर से पूरा सॉफ्टवेयर काम करना चालू। बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि 2 चीज़ें होती हैं, एक ड्राइवर एक कंडक्टर। आपका ड्राइवर 3 है, कंडक्टर 7 है। ओके। यानी कि आप 21 को पैदा हुए तो 21 का मतलब हो गया 2 और 1 3। राइट। ड्राइवर 3 हो गया। डेट मंथ ये सबका टोटल करते हैं तो वो नंबर 7 के ऊपर आ जाता है। ओके। तो ये कॉम्बिनेशन है 3-7 का। राइट। अभी हमने थोड़ी देर पहले चर्चा करी थी कि 3 नंबर नॉलेज यानी कि जुपिटर और 7 नंबर केतु यानी कि विजडम। तो मैंने अभी बोला था कि जब किसी के पास नॉलेज भी हो और विजडम भी हो, नॉलेज और विजडम यानी कि बुद्धि और बुद्धिमता, ये बहुत रेयर होती है, बहुत ही रेयर। अगर ये वाला कॉम्बिनेशन बैठ जाए किसी के पास तो ऐसे लोग 2-3 चीज़ों के अंदर ही सफल होते हैं, ज़्यादा चीज़ों के अंदर नहीं सफल हो सकते। ओह यस। या तो एजुकेशन के अंदर चले जाएं, टीचर बन जाए, या कहीं ना कहीं समाज के अंदर कुछ ना कुछ एक ऐसा कंट्रीब्यूशन दे जो लाइफ में किसी का इम्पैक्ट करे, जैसे मोटिवेशन स्पीकर। ओके। राइट। या हीलिंग के अंदर चले जाएं। ओके। स्कूल हो गया टीचिंग में, हीलिंग के अंदर जैसे आयुर्वेदा सेंटर्स हो गए, वेलनेस सेंटर हो गए, या कोई हॉस्पिटल्स हो गए। तो अगर इन चीज़ों के अंदर अगर आदमी जाता है तो ही सफल होता है, अदरवाइज सफल होने के चांसेस कम होते हैं। और 3 नंबर और 7 नंबर के लिए कई बार मैंने ऐसे देखा कि ये लोग गुड स्टार्टर बट बैड फिनिशर हो जाते हैं। जैसे आपने बोला कि आपने बचपन में वो दीवार जो थी, नहीं नेचर तो आज भी कुछ तो उसका प्रभाव रहता है, कुछ चीज़ें शुरू कर लेता हूँ, तुम समेटते रहना। तो 3 नंबर और 7 नंबर ना अपने आप में बड़ा ज़बरदस्त एक कॉम्बिनेशन है जो आपको बिजनेस कोचिंग के अंदर, एक मोटिवेशनल स्पीकर के अंदर, और मैं आपको बोलूँगा कि अगर कभी मौका लगे आपको, एक काम और कीजिएगा, हो सकता है कि उसमें आपकी आत्मा को और भी ज़्यादा संतुष्टि मिले। एक वेलनेस सेंटर कभी हो तो खोलिए आप। ओके। वेलनेस सेंटर के अंदर जहाँ, जैसे मैं हर साल 3-4 बार वेलनेस इंडस्ट्रीज के अंदर जाता ही हूँ, जहाँ नेचुरोपैथी, योगा, स्पा, मसाजेस, इस तरह का कुछ, अगर कोई इस तरह का सेंटर खोले ना तो आपको मज़ा आ जाएगा। मैं बोलूँ उसके लिए आपकी डेट ऑफ बर्थ बहुत ही जबरदस्त। मतलब बिना खोले भी मैंने खोल तो रखा है, लेकिन वो अभी अनऑर्गेनाइज्ड है। जिसे कोई मिला, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्रकृति से कनेक्ट करके उसको प्राकृतिक चिकित्सा में दे ही देता हूँ। देते हैं अभी आप? हाँ डेफिनेटली। तो इसमें भयंकर रुचि है मेरे को। मतलब अभी मेरा वीडियो रिलीज हुआ होगा जिसमें हमने बताई 0 वोल्ट थेरेपी। एक इंसान अगर डेली 10 मिनट भी नंगे पाँव मिट्टी पर रह जाता है अर्थिंग करके, तो शरीर उसका रिफॉर्म हो जाता है। आज ये मुंबई में बहुत सारे लोग हैं मेरे परिचित, वो 50वें माले पे रहते हैं। वहाँ पे वो पहले एक तांबे की प्लेट लगाते हैं, फिर मोजा पहनते हैं, फिर वायर 50 मंजिल नीचे लाते हैं और फिर ज़मीन में अर्थिंग करते हैं। मतलब टाइम की मेडिसिन, फूड मेडिसिन, अर्थ मेडिसिन, जीवनचर्या एक मेडिसिन, जिंदगी का हर हिस्सा दवा बन जाता है जब आप उसे बहुत अवेयरनेस करके लेते हैं, उसे समझते हैं। तो मेरे नेचर तो वो इन नंबरों की वजह से है। बिल्कुल नंबरों की वजह से। ओके, तो देखते हैं सर। तो आप कभी इसको ट्राई कीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त आपको इसमें आनंद आएगा, बहुत ज़बरदस्त आनंद आएगा। खुशी बहुत मिलती है मुझे जब किसी का, मतलब कोई मुझे आके कहता है मेरा पेट साफ नहीं होता। अब उसे आज तक कितने लोगों ने दवाइयाँ बताई होगी, कितनी चीज़ें बताई होगी, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर मैंने ये शब्द बोले तो मैंने अब तक 1000-2000 लोगों के जीवन में परिवर्तन देखा है आंखों से सामने। मैं उसको कहता हूँ कि इस गले के नीचे से अगर कोई भी भोजन तू गिटक रहा है, यहाँ से निगल रहा है ना, तो इससे नीचे पानी बना के निकलना है। और मुझे करके बता दे 5 से 10 मील में कि इस गले से उतरते टाइम वो पानी बन के उतरना चाहिए। मैंने ये नहीं बोला चबाना है, क्योंकि पूरा विश्व बोलता है तुझे चबाना है। उसको ये सुन के वो चबाना बंद कर दिया उसने। मैं कह रहा हूँ इससे नीचे उतरना नहीं चाहिए, पानी बन के उतरना चाहिए। मतलब यहाँ पानी बन जाना चाहिए, फिर उतरना चाहिए। अब वो मुझे 5 दिन 7 दिन में आ गया था। मैंने चूर्णें ले ली थी, मैंने दवाइयाँ ले ली थी, मैंने कितने इलाज करा लिए थे। अब मेरे को कोई तकलीफ ही नहीं। ये कब हुआ? जब मैंने उसे हील करने का प्रयास किया कि भैया इससे नीचे जब भोजन उतरे, पानी बन के उतरे, इसके लिए यहाँ समय लगेगा। तो यहाँ समय लगेगा तो वहाँ समय नहीं लगेगा। करेक्ट। तो ये हील करता हूँ सर। ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई, ये तो कनेक्शन बन रहा है। आपने कभी अपने पिताजी से सुना होगा या खुद भी कभी सुना होगा, जैसे मैं पंजाब में रहता था तो हमारे पिताजी कहते थे यार इस आदमी के पास जाओ, इसके पास कोई डिग्री नहीं है, डॉक्टर नहीं है, बट शफा बहुत है इसके हाथ में। है ना, शफा का मतलब होता था कि इसको वैसे कोई डिग्री नहीं है, बट अगर किसी को छू भी देता है, वो रिद्धि होती है उस व्यक्ति में, तो ये ठीक हो जाते हैं। राइट। तो आपके ना वो एक ऐसी शफा है कि अगर आप किसी को छू भी देंगे ना हर्ष जी। कोरोना में बहुत लोगों को निडर किया मैंने। 3 लाख से ज़्यादा लोगों के साथ मैंने ट्रेनिंग्स और मीटिंग्स की, वेयर हाउसेज में, गोडाउनों में, खेतों में, और वो उसी निडरता के बल पे की थी। जब मुझे समझ में आया कि ज़िंदगी में आप
किसी घटना से नहीं, उस घटना के डर से ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। उसे एफरेंट मिसमैच कहते हैं। इससे मैंने कितने लोगों को निडर किया। जैसे अपन बचपन में हम लोग तो देख के आते थे, गांव वाले नगीना पिक्चर देखने आते थे श्रीदेवी की, तो देख के तो आए रात को 3 बजे, लेकिन अब रास्ते में उठा उठा के चलते हैं यूँ, क्योंकि वो सांप आपको जगह जगह दिखता है। तो मतलब वो इफेक्ट आता है एफरेंट मिसमैच, और आपका श्वास ऑटोमेटिकली बॉडी ज़्यादा जरूरत पड़ने लग जाती है, उसकी सांस की कमी होने लग जाती है। वो हुआ था अपने कोरोना काल में। ये मैंने कितने लोगों का निडरता की, उनको कोशिश की कि वो डरे नहीं, और बहुत अच्छे से उसमें सफल रहा। लेकिन ये ऑर्गेनाइज्ड करके डिसिप्लिन माहौल पे उसे एक यूनिफॉर्म मॉडल बनाया जा सकता है। ये आज समझ में आ रहा है। बिल्कुल कीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। इसका नेचर मेरा गहरा है। मतलब आज भी मुझे अगर आप में से कोई भी कह दे कि सर ये तकलीफ है, तो मैं इमीडिएट कहूँगा आपका रास्ता ये है। आप छू भी देंगे ना किसी को तो भी आदमी ठीक हो जाएगा। वाह सर, क्या बात है। अब आपकी डेट ऑफ बर्थ में देखिए ना, ये लाइन 2 लाइनें पूरी होती हैं, एक 438 और एक 492। ओके, राइट। ये आपकी स्ट्रेंथ है। ओके, जो प्लेन जो लाइन जो योग पूरा हो रहा है, 8 लाइनें हैं टोटल। अच्छा। और आपकी 2 लाइनें पूरी हो रही है, 438 और 4 3 वर्टिकल, 3 हॉरिजॉन्टल, 2 डायगोनल। इसमें से 2 पूरी हो रही है। ये आपकी स्ट्रेंथ है। अब 438 की लाइन जब पूरी होती है, 4 राहु, 3 जुपिटर, 8 शनि। तो जब क्लास के अंदर मैं पढ़ाता हूँ 438 की लाइन जब पूरी होती है, तो मैं बोलता हूँ जहाँ से लोग सोचना बंद करते हैं, हर्ष जी वहाँ से सोचना शुरू करते हैं। थॉट प्रोसेस, इसको बोलते हैं थॉट प्लेन। थॉट प्रोसेस बड़ा ज़बरदस्त होता है। कनेक्ट तो होता है मेरे से। होता है कनेक्ट होता है। जहाँ से लोग सोचना बंद करते होंगे, आप वहाँ से सोचना शुरू करते होंगे। अब 4 नंबर देता है डिसिप्लिन, राइट। 3 नंबर देता है नॉलेज, और 8 नंबर देता है हार्डवर्क। तो ये तीनों गुण आपके अंदर देखने को मिलेंगे। तो जबरदस्त। और आपसे कोई सलाह ले ले कि हर चीज़ जरा बताना यार, ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, आप बोले बस इतने से ये ले हो गया सर। हाँ, चाहे मेरे को चाहे सलाह देने वाला नहीं मिले, या वो सलाह मेरे पे काम करे नहीं करे, लेकिन जिसको सलाह देता उसके लिए वो बहुत जबरदस्त वरदान हो जाता है। तो आप ऐसे सलाह देते होंगे कि वो बंदे की नैया पार हो जाती होगी। तो ऐसे लोगों को बोलता हूँ कि अगर किसी को सलाह लेनी हो तो हर चीज़ से सलाह लेना, आप उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दोगे। इतना बड़ा थॉट प्रोसेस है। क्या फिर आती है 492 की लाइन। ओके, इस लाइन को बोलते हैं मेंटल प्लेन। ये मेरा भी पूरा होता है। ओके, थोड़ा मजाक करूंगा, बर्दाश्त कर लीजिए। हाँ, कर लो। जब 492 की लाइन पूरी हो जाए ना, तो इस लाइन को बोलते हैं मेंटल प्लेन। और मैं बोलता हूँ ये लोग मेंटल होते हैं। मैं तो मेंटली हूँ, मेंटल लोगों से ही मिलता हूँ और मेंटली बनाता हूँ, लेकिन वो जिंदगी को उठाने में बनाता हूँ। मेंटल होते हैं, पागल होते हैं, क्रेजी होते हैं, भीड़ का हिस्सा नहीं बनेंगे, अलग कुछ करेंगे, आर या पार। मौत मंजूर है बट मात मंजूर नहीं होती ऐसे लोगों को। याददाश्त बड़ी तेज होती है ऐसे लोगों की। याददाश्त, भगवान, याददाश्त ऐसे लोगों की बड़ी तेज होती है। और ये लोग जिंदगी में हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स कुछ करते हैं। कभी भी ऐसा काम नहीं करेंगे जो सारे लोग करेंगे। सफल असफल की बात नहीं कर रहा हूं, बट करना कुछ खुराफाती है। क्या बात है, उल्टा करना है। मैं भी ऐसे कांड करता रहता हूँ। कांड कर। वाओ। अब आपको एक ऐसी चीज़ बताता हूँ जो आपकी पत्नी को भी शायद नहीं पता होगी, सिर्फ आपको पता होगी, आपके पिताजी माताजी को भी नहीं पता होगी। अच्छा, तो फिर जो किसी को बताएं तो पब्लिक को बता रहे हैं आप आज। तो बताओ। ठीक है, बताइए। एक ना होता है वाक सिद्धि योग। ओके, वाक सिद्धि योग। Yes, yes. मैं बताता हूँ क्या होता है वाक सिद्धि योग। वाक सिद्धि योग होता है कि आपने कुछ भी मुख से बोला जिसके पीछे कोई तर्क नहीं, कोई लॉजिक नहीं, बट वो चीज़ हो जानी। ये नंबर 2 और नंबर 7, चंद्रमा और केतु, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर बैठा हुआ है। मेरे पास भी है। ओके, इसको मैं ऐसे बोलूँगा कि ऐसे लोगों की इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होती है, पूर्वाभास होते हैं। और अगर उसको 6th सेंस भी बोल दिया जाए, 6ठी इंद्री भी बोल दिया जाए, तो शायद गलत नहीं होगा। तो आपको ऐसे पूर्वाभास होते होंगे पहले से कि यार ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, जिसके पीछे तर्क हो चाहे ना हो। गहरी बात कह दी आपने। ये सिर्फ आपको पता होगा। और अगर आप उस इंट्यूशन पावर को कभी भी इग्नोर कर गए होंगे, कभी भी इग्नोर किया होगा, तो आप पछताए होंगे, अरे यार लगता तो था, काश मैंने उसके पीछे तर्क नहीं देखा होता, इसको मान लिया होता तो आज ऐसा हो जाता। तो जो आपके पास ऐसा इंट्यूशन पावर आता है, अगर आप उसको नहीं सुनते तो हमेशा पछताएंगे। और जैसा आपको इंट्यूशन आता होगा वैसा हो जाता होगा। सर, 3 तो ऐसे भूकंप जो अपने भारत ने देखे हैं या दुनिया ने देखे हैं। 5 ऐसी बड़ी घटनाएं जो मेरे जीवन में घटी, इन सब के संकेत इतने गहरे और स्पष्टता से स्वप्न में आ गए थे कि एक फिलीपींस में भूकंप आया था, वो एक म्यांमार में भूकंप आया, वो एक और भूकंप आया जिसमें मेरे को टाइम पीरियड भी पता था कि सुबह 3:30 आया, तो दोपहर के 12-1 बजे तो भूकंप ही आ गया।
मेरा बच्चा, एक बार मैं चाइना में था, वहाँ सो रहा था, सुबह 5 बजे सो बनाया, वो नीला हो गया। उसका अर्थ समझ में आया तो मेरे को पता चला मेरे धंधे पे बड़ा संकट आने वाला है। वो डेट थी जो आया था मुझे स्वप्न 19 अक्टूबर 2012, जब मेरा सब कुछ सही था, लाइफ सब जबरदस्ती। बच्चे का नीला रंग देखते मैंने गुरुजी से पूछा, उनका बेटा बड़ा संकट आने वाला है अपने धंधे के ऊपर, संपत्ति के ऊपर, बेटा इस संपत्ति। ओके, मैंने कहा कहीं दूर दूर तक नहीं लग रहा। और जो 2 महीने में चीज़ें पलटी। ऐसे मेरी ज़िंदगी में बड़े हादसे हुए, मेरे को इतना स्पष्ट, जैसे ये माइक दिख रहा है ना, ऐसे दिख जाता है, ऐसे मेरे को दिख जाता है। ऐसे 3-4 भूकंप वाली घटनाएं, बड़ी 5 घटनाएं, ये तो बताने लायक है। और छोटी मोटी तो ज़िंदगी में जैसे आई गई हो, दिख रही हो ये घटना, और होने के बाद अरे यार ये तो दिखी थी, ये हुई थी। ये 2-6 का चक्कर, 2-7 का चक्कर है। 2-7 का चक्कर है। और आपको एक $1 मिलियन एडवाइस देता हूँ बड़े भाई की तरह। बताइए। मैं ऐसे लोगों को बोलता हूँ, जब आपकी डेट ऑफ बर्थ में चंद्रमा और केतु आए ना, कभी किसी से सलाह मत लीजिए। आप किसी से सलाह मत लीजिएगा। कारण क्योंकि आप जहाँ से सोच पाएंगे दूसरा तो नहीं सोच पाएगा ना। ओके। अगर सपोज करो आपने पत्नी से पूछा यार मैं ये काम करूं कि ना करूं, तो वो तो आपको सेफ देखना चाहती है, वो कभी आपको डेंजर के अंदर नहीं देखना चाहती। ओके। स्वाभाविक सी बात है, वो आपको डेंजर में नहीं देखना चाहेगी ना। तो अगर आप किसी से सलाह लेंगे और आपको लगता है यार ये काम डेंजर वाला है, मैं करूंगा तो बहुत सफल हो जाऊंगा, बट अगर आप सलाह लेंगे और अगला आपको बोले नहीं 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 ऐसा नहीं होगा, तो आपका कॉन्फिडेंस गिर सकता है, आप अपने डिसीजन को थोड़ा टाल सकते हैं। ये बात तो आपने गहरी कही। मेरे को सलाह दे, मैं मांगी नहीं और फिर दे रहा है ना कोई, तो मेरे को अंदर से चिढ़ भी, अंदर से डर भी पैदा होता है यार, अब मैं दोहरी भूमिका में आ गया। इस अगर मैंने नहीं मानी तो ये और डायरेक्शन में जाएगी, मान ली तो मेरा अंदर से कन्विक्शन नहीं आ रहा है। माय गॉड। तो ज़िंदगी में कभी किसी से सलाह मत लीजिए, कर दीजिए, वो बाद में देखेंगे क्या हुआ और क्या नहीं। तो जिस वक्त आप ज़्यादा सलाह के चक्कर में पड़ जाएंगे ना, तो आपके फैसले कमज़ोर हो जाएंगे। क्या बात। इसलिए मैंने 2 साल में कहना बंद किया है ये। नहीं, मैंने 2 साल पहले तक ये कहा, मेरी ज़िंदगी के 95% फैसले सही रहे हैं, ये मैं कहता था। फिर इन 2 सालों में कीड़ा कांडी कर करके मेरे सारे लोगों ने नहीं नहीं तू सलाह नहीं लेता, सलाह नहीं लेता। देव भैया, अगर आप 10 फैसले लेने हो, आपको ज़िंदगी के 10 फैसले लें, 8 आप सलाह लें, 10 के 10 फैसले से आप दूसरों की सलाह ले लें तो 8 बार फेल और 2 बार पास। और अगर आप सलाह ना लें 10 फैसलों में, तो आप 8 बार पास, 2 बार शायद फेल। जिंदगी में यही हुआ। तो ये आपकी सफलता की एक बहुत बड़ी एक्स्ट्रा सीढ़ी बन सकती है। सलाह मत लीजिएगा किसी से, क्योंकि आपको कोई समझ नहीं पाएगा, आपके जो डिसीजन है, आपके विजन को नहीं समझ पाएगा आम आदमी। तो इतनी बड़ी ताकत परमात्मा ने आपको दी हुई है। क्या बात। तो ये आपकी बड़ी जबरदस्त। नंबर बता दिया आपने। नंबर बता दिए। अब नंबर 5 और 6 नहीं है आपके पास, ये सबसे इंपॉर्टेंट नंबर है, सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, कुछ तो मेहनत करवाएगा ये। जब ये 2 नंबर नहीं होते ना, तो लोगों को थोड़ा स्पीड ब्रेकर ज़्यादा मिलते हैं। हाँ, मिलते हैं, है ना, स्पीड ब्रेकर ज़्यादा मिलते हैं, और दूसरों के मुकाबले थोड़ा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ जाती है, करनी पड़ती। अभी जैसे आपने एक बीच में बात बोली, मुझे याद है, आपकी पत्नी के पास 2-5-8 की लाइन है, आपने बोला था। हाँ, है ना। तो कई बार आपकी सफलता के पीछे ना हाथ किसके जुड़े हैं आपको पता नहीं, आपकी पत्नी के पास। यस, मेरी देवी वही है, और मैं ऐसे कई देवों को कह के आता हूँ, तुम्हारी देवी का ध्यान रखो, ये देवी की कृपाओं से बड़ा काम होता है। तो ये एग्जैक्टली स्वीपिंग हो जाती है नंबर्स की। अच्छा, एक चीज़ मैं पूछता हूँ आपसे, चल के ऑनेस्टी से जवाब दीजिएगा। क्या आप ऐसा कह सकते हैं कि आपके जीवन का जो ग्राफ उठा, नाम में, पहचान, डेट बताऊंगा, तो शादी के बाद वो ग्राफ उठा ज़्यादा? मैं 27 मार्च 2003 को सुशीला मिली, जीवन में पहला दिन था वो। 27 मार्च 2003 को मैंने उसे पहली बार देखा। तब तक बस मैं यूं ही हो रहा था, संसार में यूं ही घूम रहा था, फिर रहा था कोट टाई लगा के। वो डेट थी 16 मई को, हमारी यूं कहें कि रोका हो गया, मिलना जुलना हो गया। और जैसे ही मई के बाद हमारी सगाई जैसी हो गई, तो सगाई से पहले ही 29 अप्रैल को तो मैंने जैसलमेर में जाके MES में बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर का लाइसेंस लेके, बड़ा कॉन्ट्रैक्ट लेके काम चालू कर दिया। लाइफ का पहली कमाई शुरू हुई सुशीला के आने के बाद। और ये तो हुआ, अभी आई है, घर पे नहीं आई। फिर 5 के बाद जब ये आई, फिर बेटी जन्मी, उसके 6 है, 816 नीचे वाला, तब फिर लाइफ में जे कर्व लेना चालू किया। तब मुझे समझ में आ रहा है नंबर्स का गेम है। जब तक 5 और 6 का मेरे से कोई लिंक नहीं था, तब तक इधर उधर नटरू बन के घूम रहे थे। इनके प्रकट होने से चीज़ें कनेक्ट हो रही। नंबर्स आर वेरी पावरफुल। इसलिए कहता हूँ कि आपकी सफलता के पीछे करंट कहाँ से आ रहा है, कई बार पता नहीं होता है। हाँ। तो ये जो 2 नंबर आपके मिस मार गए थे ना, इसको आपकी पत्नी और बच्चे के जो नंबर है वहाँ से किस हो गई है, इन नंबरों की किस हो गई है। ग्रेट। तो सर मैं तो अब तक तो इसको श्रद्धा से मानता तो मैं बहुत पहले से हूँ।
लेकिन श्रद्धा से, अब लॉजिक साइंटिफिक से माने, अब साइंस से कि माने। 5 नंबर जो मिस है वो उसको आपकी पत्नी से सपोर्ट आ रहा है और 6 नंबर आपकी बेटी से आ रहा है। तो यहाँ आपकी सफलता के पीछे उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। थैंक यू, थैंक यू। चलिए 2025, 26, 27, 28 बता देता हूँ कैसा रहेगा। 25, 26, 27, 28 बोले तो मैं 20 साल का भी बता सकता हूँ। हाँ हाँ हाँ। अभी आपका जो पर्सनल ईयर है वो नंबर 7 के ऊपर आ गया, केतु के नंबर के ऊपर आ गया है। पर्सनल ईयर निकाल लिया आपने एक झटके में? एक मिनट में निकाल दिया। पर्सनली 7 है, अगला 8 होगा, फिर 9। अब आपको ये कैलकुलेशन नहीं करनी नहीं पड़ती? नहीं, मुझे तो भी ऐसे लिखना पड़ता है। वो तो फिर इतने साल हो गए कि काम अभ्यास करते से हो हुए। जाता है। 7 नंबर मतलब केतु का है। 2025 का जो साल है ना, इस साल आपकी जो रुचि होगी, आपके जो थॉट्स होंगे वो ऐसे होंगे कि यार मैं थोड़ा रेस्ट करूं, स्पिरिचुअलिटी के अंदर जाऊं, मानव सेवा में करूं, कोई तीर्थ स्थान पे चला जाऊं, बहुत हो गया। मतलब बहुत साधना में मन लगेगा। हाँ, साधना में आपका मन लगेगा और ऐसे थॉट्स आएंगे और ऐसे अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी आपके पास। ओके और 2026 मेहनत करवाएगा। ओके। और आपके अगर दिनचर्या में अगर आप 10 घंटे काम करते हैं आप, तो ये 15 घंटे काम करवा देगा आपसे। ओह यस। पैसा भी देगा, बहुत पैसा भी देगा, बट आपसे मेहनत ज़्यादा करवाएगा और पैसा भी बहुत दे देगा। और आपको वर्कॉलिक बना देगा ये। चलेगा, मेरे को इसका तो जन्म से मतलब उसका गाड़ी 2026 और 2027 में थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान रखिएगा। वहाँ हल्का सा हेल्थ को लेकर थोड़ा सा सजग आपको रहना पड़ेगा। ओके। और फिर जो 2028 से सरपट 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 जो गाड़ी दौड़ेगी, फिर वो रुकेगी नहीं आपकी। 7, 8, 9 आप 9 को बोल रहे हैं? पर्सनली जब 9 आएगा आपका 27 में आएगा। हाँ 27 में आएगा। फिर 2028 में 1 आएगा। तो 9 को आप हेल्थ से रिलेट कर रहे हैं? अच्छा ओके। उस वक्त हेल्थ में कुछ ना कुछ आपको थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है, फिजिकल मेंटल कुछ भी हो सकती है। ओके। फिर 2028 में जब सूर्य का पीरियड आएगा नंबर 1 के ऊपर, फिर जो गाड़ी सरपट 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 दौड़ेगी 6 साल तक, जबरदस्त गाड़ी दौड़ेगी। ओके ओके। हाँ, अब आपका कोई प्रश्न है तो पूछिए, मैं आपको जवाब देता हूँ। सर मैं तो प्रश्न पूरे लिख के लाया हूँ। पूछिए, क्या प्रश्न है आपका? आप लेकिन जो पूछिए। नहीं लिख के लाया उससे शुरुआत करता हूँ। बिल्कुल कीजिए आप। आपने आपकी डेट ऑफ बर्थ तो हर वीडियो में ऑलमोस्ट बताई है। 13 लोग बताते फरवरी नहीं है। मुझे बहुत 1967। क्वेरी होती है कि मैं लोगों की जानूं, लेकिन बताते नहीं है बहुत सारे लोग। आप इतना निर्दोष मन से बताते हैं, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत शुक्रिया। तो पहला तो ये है कि आप मुझसे 13 साल बड़े हैं। अभी मैं खुद 44 हूँ और मैं अपने आप को कच्ची कली बताता हूँ, तो आप तो 58 हो गए। आप इतनी कच्ची कली 59 में एंटर कर गया हूँ अब तो। ओह माय गॉड। तो सर इस एज में भी इतना जोश, इतना जुनून, इतना फिट और इतनी एनर्जी, ये आप कैसे? बड़ा सिंपल सा फार्मूला, इसमें कुछ भी ऐसी मैं बोलूँगा कोई इसमें सीक्रेट नहीं है ऐसा। देखिए, जहाँ तक फिजिकल फिटनेस की बात है तो मैं अपनी दिनचर्या बड़ी संक्षिप्त में बताता हूँ। मैं सुबह 4:50 पे रोज़ उठता हूँ। 365 दिन विदाउट अलार्म। क्या बात है। 1.5 घंटा योगा करता हूँ, आधा घंटा गाने गाता हूँ कैरोके के ऊपर। अच्छा। दोस्तों से सुबह मिलता हूँ, फिर उसके बाद मैं अपनी दिनचर्या में अपना व्यवसाय में मैं कर लेता हूँ। अगर आप बोले जी इतना एनर्जी कहाँ से आता है, तो उसका बड़ा सिंपल सा कारण मैं आपको बोला था। जो लोग अपने प्रोफेशन के साथ वेडिड हैं, सम्मोहित हैं, ऑब्सेस्ड हैं, उनके अंदर एनर्जी हमेशा रहेगा। मैं आपको बताता हूँ, मेरा यही जुनून, यही इश्क, यही मोहब्बत, यही मेरी इबादत है और मुझे कुछ आता भी नहीं है। और मैं तो कई बार ऐसा कहता हूँ, हर्ष जी, जब उससे मुलाकात होगी ना ऊपर जाके, तो अगर उसने मेरे से पूछ लिया बाय चांस कि अगले जन्म में क्या बनना चाहोगे, तो मैं 1 सेकंड के 100वें हिस्से से पहले बता दूंगा कि यही बनना है मेरे को दोबारा से। आई एम सो ऑब्सेस्ड विद माई प्रोफेशन। तो जब आप अपने प्रोफेशन के साथ ऑब्सेस्ड हो जाते हैं ना, तो एनर्जी वो परमात्मा, वो ईश्वर, वो कुदरत, वो यूनिवर्स, वो खुद आपके पास भेजता है। आप बहुत पुण्य का काम कर रहे हैं। मतलब मानवता का इससे बड़ा कंट्रीब्यूशन क्या मानूं मैं। ज़िंदगी को बेचारा नो डायरेक्शन डायनामो की तरह घूम रहा है, और उसे थोड़ा डायरेक्शन मिल जाए, तेरे अंकों से, तेरे नंबर से, तेरी डेस्टिनी, तेरी ज़िंदगी का अतीत, तेरा भविष्य, ये सब अलाइन किया जा सकता है। फिर बेचारा गाड़ी दौड़ाए तो कितना अच्छा। हवा की दिशा में तो दौड़ा पाएगा। अभी कितने लोग हैं, मैक्सिमम लोग, जो हवा के अगेंस्ट जा रहे हैं। देखिए, इसमें क्या है, मैं बताता हूँ कि मेरे पास जो स्टूडेंट कम्युनिटी है वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी स्टूडेंट कम्युनिटी है मेरी, न्यूमरोलॉजी और वास्तु की। 40,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं हमारे, 40,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं। गजब। और अगर आप, मैं आज पहली बार एक पॉडकास्ट के अंदर ये चीज़ बता रहा हूँ, इतने पॉडकास्ट मैं करता हूँ, आज पहली बार एक बताता हूँ। जहाँ तक फाइनेंसिस की बात है, मैं अचीव कर चुका। फाइनेंशियल गोल्स आर अचीव्ड, फाइनेंशियल गोल्स आर अचीव्ड। अगर मैं कुछ भी नहीं करूँगा ना, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं करूँगा, पूरा दिन आराम से बैठूंगा, तो भी मैं बड़ी एक कंफर्टेबल ज़िंदगी बिता पाऊँगा बिना कुछ किए।
अब मुझे लगता है कि जब इतना बड़ा परमात्मा ने स्टूडेंट कम्युनिटी दी है, इतना मेरे ऊपर ट्रस्ट किया है, नो इट इज़ माई ड्यूटी टू रीपे बैक टू देम। सही बात, रीपे बैक समथिंग टू द सोसाइटी। राइट। कुछ करना चाहिए, वापस देना चाहिए, क्योंकि हम क्या है, ये कोट भी अगर पहना हुआ है तो समाज ने कुछ ना कुछ मेरे को दिया है तभी पहना मैंने। ये जूते भी पहने हैं तो मेरे थोड़ी हैं यार, ये समाज ने कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किया। तो अगर आज इस स्टेज के ऊपर हैं तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप अब समाज को क्या कुछ वापस लौटा सकते हैं। तो मैं आज समझता हूँ कि मैं स्टेज पे जहाँ मैं सोचता हूँ कि समाज में कुछ कैसे वापस किया जाए, लौटाया जाए। तो मैं एक मिशन के अंदर हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ट्रेन करूँ, उन तक ये विद्या पहुँचाऊँ, उनको एक अवेयरनेस दूँ ताकि वो अपनी ज़िंदगी को खुद चला सकें। मेरा एक स्लोगन रहता है, बी द मास्टर ऑफ योर ओन सोल एंड द कैप्टन ऑफ योर ओन फेट। ग्रेट। आप अपने जीवन के स्वामी खुद बने, अपने जीवन का संचालन खुद करें, तो ये तभी संभव होगा जब इस विद्या को आप सीख पाएंगे। तो इसलिए मैं इतना मोटिवेटेड रहता हूँ। मतलब पहले तो अपने पूरे जीवन को खपा के एक लेवल पे जाना और फिर उस जीवन को आगे के लिए यात्रा ह्यूमैनिटी की मदद करने बना देना, बड़ी बात है सर। तो कुछ पूछ लूँ मैं आपसे? हाँ जी पूछिए। ऑल राइट सर जी, सबसे पहले आप ये बताइए सर, मुझे जीवन में हमेशा ये फील आता है कि इंसान जिन चीज़ों के आसपास रहता है उनका इम्पैक्ट तो बड़ा गहरा आता है। तो मैं क्यों तो जानता हूँ, लेकिन जो मन में है कि नंबर्स का प्रभाव, क्या प्रभाव पड़ता है एक इंसान के जीवन पे? देखिए, बड़ी सिंपल सी फिलॉसफी बताता हूँ आपको मैं। अगर आप ध्यान से थोड़ा गहन उतरेंगे तो आपके जीवन में, आप अभी भी अगर बैठे हैं इस वक्त भी, तो आप नंबरों से अलग हो ही नहीं सकते। आप ओके। आपने घड़ी पहनी है, राइट, नंबर है उसके अंदर, राइट, नंबर है। टाइम है उससे वक्त, तो टाइम क्या है? एक नंबर है। नंबर है। तो नंबरों से तो आप भाग ही नहीं सकते कभी भी। जब पैदा हुए थे तभी भी आपका कोई नंबर था, डेट, मंथ, ईयर था। स्कूल गए थे तो रोल नंबर मिला, कॉलेज गए तो रोल नंबर मिला, पहली सैलरी मिली तो उसमें कुछ नंबर होगा, बैंक में जाते हैं तो बैंक अकाउंट नंबर है, चेक भरते हैं तो आपका नंबर है। तो नंबरों से तो आप बच ही नहीं सकते, नंबरों से तो बच नहीं सकते। तो एक एक नंबर का आपके ऊपर प्रभाव है, वो पड़ेगा ही पड़ेगा। जैसे आपने इतना अच्छे से अभी एक्सप्लेन किया था कि एक नंबर है तो आप ये है, दो नंबर है तो क्या है ये? राइट। ये नंबरों का ही तो प्रभाव है। अब आपकी डेट ऑफ बर्थ के बारे में जैसे मैंने बता दीजिए, 3 नंबर जुपिटर, 7 नंबर केतु। अब आपके पास मैंने बोला था सुशीला जी को भी शायद वो नहीं पता होगा, आपके माता पिता को नहीं पता होगा कि जो आपकी स्ट्रेंथ है, जैसे मैंने बताया। तो ये क्या है? नंबरों का ही तो प्रभाव है। तो आप नंबरों से बच ही नहीं सकते। मतलब जैसलमेर वाली बकरी के बाल बढ़ाने नहीं पड़ते, ऑटोमेटिक छोटे आते हैं, और कश्मीर वाली के छोटे निकल अपने आप बड़े होते हैं। प्रभाव का नियम यही है। प्रभाव का नियम यही है, ये लागू होता है सर। डेफिनेटली मुझे कन्विक्शन था, क्यों, बट कैसे ये इम्पेक्ट कर रहा है ये समझ में आया सर। ग्रेट सर जी। ऑल राइट। तो अब थोड़ा गहरा चलता हूँ सर। वैसे तो आप किंग ऑफ न्यूमरोलॉजी हो। नहीं, किंग मत बोलिए, लेकिन स्टूडेंट बोलिए, मैं स्टूडेंट ही हूँ। बापू हो सर, मेरी लैंग्वेज में बापू हो। बहुत सारे लोग जिनको मैं थोड़ा सा, मतलब कभी कभी मेरे शब्दों में बोल देता हूँ कि कर्म फूटे हैं क्या, मतलब समझते क्यों नहीं है। मेरे अंदर जल्दी से भाव आते हैं कि कोई आदमी किसी चीज़ से इतना उन्नति कर सकता है, उठ सकता है, ज़िंदगी बना सकता है, वो विश्वास ही नहीं करते। वो लोग विश्वास ही नहीं करते, अंकों पे विश्वास नहीं, न्यूमरोलॉजी पे विश्वास नहीं। तो मेरे मन में प्रश्न आता है कि ये विश्वास का भी किसी नंबर से कनेक्शन है क्या, कि वो कौन से नंबर होने या नहीं होने से उनके विश्वास और अविश्वास का भी इम्पैक्ट होता है? बिल्कुल, ये भी है। बिल्कुल। आप किसी का भी डेट ऑफ बर्थ जब चेक करेंगे तो कौन से ऐसे लोग हैं या कौन से ऐसे नंबर्स हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर जो हमें बताते हैं कि आपको स्पिरिचुअलिटी के अंदर, अच्छा, अध्यात्म के अंदर, रिलीजन के अंदर या न्यूमरोलॉजी के अंदर रुचि होगी, नहीं होगी, विश्वास होगा या नहीं होगा। 2 नंबर ऐसे हैं जो आपको गाइड करते हैं कि आपको इसमें रुचि होगी, नहीं होगी। वो है नंबर 3 यानी कि जुपिटर, और दूसरा है नंबर 7 यानी कि केतु। अब जुपिटर क्या है? बेसिकली ज्ञान, ज्ञान के देवता हैं। अब ज्ञान के देवता तो शास्त्र पढ़ के आए हैं, शास्त्र पढ़ के आए हैं तो आपको कहीं ना कहीं इन विद्याओं के अंदर रुचि लेके जाएंगे। जरूरी नहीं कि न्यूमरोलॉजी, वो अध्यात्म हो सकता है, आपका रिलीजन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 3 नंबर और 7 नंबर दोनों हो तो आपको रुचि होगी। मुझे याद, अगर ये दोनों नंबर ना हो तो आप बोलोगे मेरी रुचि नहीं है, और इन दोनों में से कोई एक नंबर भी आ जाए तो भी रुचि हो जाएगी आपको। मुझे इतना गहरा कनेक्ट हो रहा है ये लाइन। मैंने सर पिछले 2-3 महीनों में 200 से ज़्यादा लोगों के डेट ऑफ बर्थ को एनालिसिस किया। अच्छा। 200 से ज़्यादा। मैं तो जिस चीज़ की रुचि लगती है उसमें डूबने लग जाता हूँ।
तो जितने भी लोग यूं बिदकते थे ना, जैसे लाल कपड़ा सांड को दिखा दिया, ये वही बिदकते थे जिनके 3 और 7 मिसिंग है। मिसिंग होता था। तो अगर कोई ऐसा बोले ना तो आप उसको एक डायलॉग चिपकाइएगा मेरा। वो डायलॉग ये है कि जो लोग बोलते हैं मुझे विश्वास नहीं है, मैं रुचि, तो नंबरों की तो बात हो गई। तो मैं बोलता हूँ कि न्यूमरोलॉजी इज नॉट ए रिलीजन दैट यू से आई डोंट बिलीव। न्यूमरोलॉजी कोई रिलीजन नहीं है कि आप बोलो मैं बिलीव नहीं करता हूँ। इट्स ए लैंग्वेज। बेटर यू से आई डोंट अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज। आप कहीं मुझे ये लैंग्वेज की समझ नहीं आती। अब आपको पंजाबी नहीं आती है ना, मुझे राजस्थानी नहीं आती, तो मैं क्या बोलूँगा, मैं राजस्थानी में बिलीव नहीं करता। आप क्या कहेंगे, मैं पंजाबी में बिलीव नहीं करता। मतलब एक लैंग्वेज है भाई, आप कहो मुझे ये समझ नहीं आ रही, आप ये नहीं कह सकते आई डोंट बिलीव। राइट, आपकी एक लैंग्वेज है, मुझे समझ नहीं आ रही। मैं कह रहा हूँ भाई वहाँ खंबा है, वो कह रहा है नहीं है। अरे है कि नहीं, मुझे नहीं दिखता, तुझे नहीं दिखता, इससे साबित नहीं था खंबा नहीं, तेरा मोतियाबिंद है, इसका इलाज करा। गजब सर, मजा आ गया। ऑल राइट सर, हर नंबर को एक शक्तिशाली विशेषण से संबोधित करें तो क्या कह के संबोधित कर सकते हैं, ये प्रश्न मेरे मन में 2 महीने से चल रहा था। जैसे 1 नंबर आप कहते हैं लीडरशिप का है, राजा का नंबर है, राइट। 2 नंबर कह रहे हैं क्रिएटिविटी का है, 3 नंबर नॉलेज का है। ऐसे उसके लिए कोई एक विशेष शब्द दिया जा सकता है क्या, जो एक कॉमन मैन को समझ में आए कि यार वाकई में ये चीज़ मुझसे बहुत कनेक्ट करती है, तो उसको खुद को फील आएगा कि हाँ वो उसके लक्षण मेरे में झलक रहे हैं कि नहीं झलक रहे। चलिए मैं आपको ना एक क्लास के अंदर एक सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, तो बड़ी उसके अंदर एक स्टोरी सी बना देता हूँ मैं, तो लोगों को बड़ी स्टोरी वो समझ आती है। तो वहाँ से आप कनेक्ट कीजिएगा। जैसे 1 नंबर है, तो 1 नंबर क्या है, सूर्य। अब सूर्य क्या है, राजा। राइट, सूर्य कौन है, राजा। हम सब जानते हैं कि सन इज ए किंग ऑफ ऑल द प्लैनेट्स। 2 नंबर जब होता है चंद्रमा, तो इसको हम चंद्रमा नहीं बोलते, फिर ओके, इसको बोलते हैं रानी। ओके, 2 नंबर यानी कि रानी, 1 नंबर सूर्य। आपने फिल्म देखी थी ना, राजा को रानी से प्यार हो गया, वो मनीषा कोइराला और वो आमिर खान वाली। तो 2 नंबर क्या है, बेसिकली रानी। जैसे समझिए कि राजा है तो उसके पास पूरी एक वजारत होगी ना, पूरे होंगे। तो राजा हो गया 1 नंबर, 2 नंबर हो गई रानी। अब राजा को सलाह की ज़रूरत है। यस, मोदी जी है ना, तो मोदी जी ने इतने सलाहकार रखे हुए हैं ना, उनके पास ये सलाहकार वो सलाहकार, तो सलाह की जरूरत पड़ेगी राजा को। तो सलाह कौन देगा, जिसके पास ज्ञान होगा। ओके, और ज्ञान किसके पास है, जुपिटर के पास। ओ, तो वो कृपाचार्य, वशिष्ठ, ये लोग हैं, वो समझ में आया। तो 3 नंबर क्या हो गया, बेसिकली इसको बोलते हैं हम लोग सलाहकार। तो सलाहकार। 4 नंबर राहु। अब राहु जो है इसको बोलते हैं डे डेविल, अगर देसी भाषा में बोलूं तो थोड़ी गुंडा प्रवृत्ति। ओके, गुंडा प्रवृत्ति मतलब रिबेलियसनेस, करेज, अपने असूल खुद बनाना, अपने नियम, क्रांतिकारी लाना, किसी के नहीं सुनना। तो ये इस तरह का नंबर है। अब जिनके पास वो नंबर 4 वाले होंगे ना, रिबेलियस लोग मिलेंगे मेरी तरह, रिबेलियस। वो मैं बाद में देखूंगा सफल असफल, पहले कर लो यार। यस। 5 नंबर होता है मरकरी, बुध, इसको बोलते हैं प्रिंस। ओके, बच्चा, छोटा सा बच्चा जिसकी किसी के साथ दुश्मनी नहीं, मतलब एक राजा का साम्राज्य चल रहा है, साम्राज्य चल रहा है पूरा। ओके। तो 5 नंबर क्या हो गया, एक प्रिंस की तरह हो गया, छोटे बच्चे की तरह हो गया, जिसको सारे प्रेम करते हैं। और 5 नंबर एक ऐसा नंबर है, मैं आपको बता दूं, मैं क्लास के अंदर जब पढ़ाता हूँ ना हर्षी, सिर्फ और सिर्फ यही एक नंबर है, नंबर 5, जिसकी किसी के साथ शत्रुता नहीं होती। ओह, वो प्रिंस है ना, प्रिंस है। अब प्रिंस छोटा सा बच्चा है। अब आप सोचिए किसी सोसाइटी में रहते होंगे, एक बच्चा होगा 5 साल का, उसकी दुश्मनी होगी किसी के साथ, या किसी की उसके साथ दुश्मनी होगी, हो ही नहीं सकता। राइट, स्नेह उमड़ता है, स्नेह उमड़ता है। तो 5 नंबर एक प्रिंस की तरह हो गया। 6 नंबर वीनस। अब ये भी एक सलाहकार है, जैसे जुपिटर एक सलाहकार है, तो 6 नंबर भी एक सलाहकार है। अब वो है देव गुरु, ये है दैत्य गुरु। राइट। अब राजा ये तय करेगा कि उसको सलाह देव गुरु की लेनी है या दैत्य की लेनी है, टाइमिंग के हिसाब से। टाइमिंग के हिसाब से। एग्जाम्पल, अब राजा को तो जंग जीतनी है किसी भी कीमत पे, वो तो पहले जुपिटर के पास जाएगा। तो जुपिटर जो सलाह देगा, राजा को बोलेगा ये तो मरवा देगा भाई। ओके, ये थी नीति वीति से तो मरवा देगा। साम दाम दंड बेचे, साम दाम दंड बेचे, तो बोले तू आ यार, ये तो मरवा देगा मेरे को। न्याय नीति में रह जाएंगे इसमें। हाँ, तो 6 नंबर यानी कि ये भी सलाहकार है, बट साम दाम दंड भेद कुछ भी ये लगा सकते हैं। ये 6 नंबर की एक ट्रेट उसका। राइट। 7 नंबर केतु। अब केतु के पास अगर आप देखें तो सर नहीं है, सिर्फ धड़ ही धड़ है ना, धड़ है। तो इसलिए थोड़ा स्लो प्लेनेट है ये, स्लो प्लेनेट। इसको बोलते हैं छाया प्लेनेट। क्यों छाया प्लेनेट? अब सर तो है नहीं,
अब जब सर नहीं है तो ये क्या बोलेगा, अरे किसी का तो सर लगाओ, किसी का तो सर लगाओ, राहु का लगाओ, चंद्रमा का लगाओ, सूर्य का लगाओ, अरे बॉडी तो कंप्लीट करो। अच्छा, तो जब बॉडी कंप्लीट करनी है किसी के साथ भी तो इसको बोलते हैं छाया, यानी कि जिसकी अपनी कोई पहचान नहीं होती। अच्छा, इसलिए 7 नंबर वालों को जिंदगी के अंदर धोखे ज्यादा मिलते हैं। डिसअपॉइंटमेंट का नंबर क्यों है? क्योंकि हमेशा इसको दूसरे के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है, ट्रस्ट करना पड़ता है। अब ज्यादा से ज्यादा जब आप लोगों के ऊपर ट्रस्ट करेंगे तो विश्वासघात होने के भी चांसेस आपके पास रहेंगे। पर इसके पास विजडम बहुत है, बहुत विजडम है, इंट्यूशन भी है इसके पास बहुत। अब आपको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, अगर आप ध्यान से देखें तो प्रकृति के अपने नियम हैं जो हमने नहीं बनाए, प्रकृति अपने नियम से चलती है। अब प्रकृति का एक नियम यह है कि जो चीज़ आपके पास एक नहीं होती तो आप वही शक्ति कहीं और से डेवलप कर लेते हो। एग्जाम्पल मान लीजिए किसी आदमी का एक हाथ नहीं, फॉर एग्जाम्पल कट गया। हाँ, आप उस आदमी को कभी देखिएगा वो धीरे 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 साल 2 साल में दूसरे हाथ के अंदर वो ताकत पैदा कर लेता है जिससे वो इसकी कमी को पूरा कर लेता सही बात है, है, कर लेता है ना। अब एक आदमी की टांग कटी हो, आप देखिएगा कभी राजस्थान में, तो वो क्या करेगा, दूसरी टांग से वो शक्ति डेवलप करेगा ताकि वो कमी ना महसूस हो। तो सेम केतु के पास सर तो है नहीं, अच्छा, तो ये अपने पेट के अंदर से वो इंट्यूशन डेवलप करता है कि मैं बाहर देखूं क्या हो रहा है, बाहर देखूं क्या हो रहा है। तो इसके पास सर तो है नहीं, तो अपने पेट से अंदर से इतनी ताकत डेवलप कर लेता है, अपनी इंट्यूशन पावर को डेवलप करता है कि मैं बाहर देखूं क्या हो रहा है। तो इसकी इंट्यूशन जो है, विजडम इसके पास बहुत ज्यादा होती है। राहु के पास सर है, धड़ नहीं है, तो राहु के पास दिमाग है, राहु बुद्धि से चलता है। अच्छा, इसके पास सर नहीं है तो ये अपने पेट से अपनी विजडम डेवलप करता है, इसलिए विजडम का नंबर कहलाता है। वाह, राइट। नंबर 8, नंबर 8 किसका है? शनि महाराज का। अब शनि क्या है? न्यायाधीश। इसका मतलब तो साम्राज्य में एक न्यायाधीश, साम्राज्य में एक न्यायाधीश भी चाहिए भैया, राइट, न्यायाधीश भी चाहिए। तो ये लॉजिक के बेस के ऊपर लोग चलते हैं, तर्क होगा, सबूत चाहिए, मतलब हमेशा लॉजिक के बेस के ऊपर चलेंगे। तो ऐसे लोगों को बोलता है कि हमेशा ये न्यायप्रिय लोग होते हैं और कभी भी किसी के साथ अन्याय करना पसंद नहीं करते। नंबर 9, मंगल। अब मंगल आपने बोला था बहादुर होते हैं, आपने बोला था। यस, यस। इसका मतलब 9 नंबर को जब क्लास में पढ़ाता हूँ तो बोलता हूँ ये सेनापति का नंबर होता है। सेनापति, सेनापति। अब इंडिया में आप देखिए हमारे जो सेना के जो प्रमुख होंगे तो वो क्या होंगे? सेनापति होंगे। मैंने 2-3 की देखी थी, उनकी 18 आ रही थी, 27 आ रही थी, 9 आ रही थी। 9 नंबर। ओहो, तो सेनापति यानी कि अग्रेसिव, बात है, अग्रेसिव, हर चीज में अग्रेशन चाहिए, हर चीज में अग्रेशन चाहिए। गुस्सा बड़ी जल्दी आता है ऐसे लोगों को, बहुत जल्दी गुस्सा आता है, अग्रेसिव होते हैं। तो इस तरह से ऐसे नंबरों को आप देख सकते हैं। क्या बात है, बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। सर एक बताया आपने ड्राइवर नंबर, एक बताया कंडक्टर नंबर। अब तक मैंने जितने भी वीडियोस देखे उसमें से मैंने एक में भी नहीं देखा, तो मेरे मन में जिज्ञासा पैदा होनी थी कि इन दोनों को जोड़ने से भी कोई सामान बनता है क्या? बिल्कुल बनता है सर, क्यों नहीं बनता है, बताइए। अब जैसे आपका ड्राइवर 3 है, आपका कंडक्टर 7 है, मेरा ड्राइवर 4 है, मेरा कंडक्टर 2 है। ओके, मोदी जी का ड्राइवर 8 है, कंडक्टर 5 है। तो दोनों के मिलन से ही कुछ पैदा होगा, अकेला कुछ नहीं कर पाएगा। अच्छा, आप बस में गए कभी? हाँ, बहुत बार गए होंगे ना? अब आप जब बस में जाते हैं तो देखिए आप ध्यान से, बस को एक ड्राइवर होता है जो ड्राइव करता है और एक कंडक्टर होता है जो पीछे सीटी मारता है। हाँ, मारता नहीं मारता सर? ओके। अगर ड्राइवर और कंडक्टर का आपस में अच्छा सामंजस्य बैठे तो पैसेंजर अच्छे से, और अगर सामंजस्य ना बैठे तो मामला गड़बड़। अब ड्राइवर तो बहुत अच्छा मिलेगा, गाड़ी चला रहा है, अब वो बोले मैं तो सीटी मारूंगा ही नहीं आज, वो तो डिस्टर्ब हो जाएगा, यात्रा डिस्टर्ब हो जाएगी, टिकट ही नहीं बांटूंगा, तो कर ले जो करना है, तो मजा नहीं आया ना, स्टॉप पे रोकेगा स्टॉप पे रोकेगा नहीं। चलो, कंडक्टर कहता है जी मैं तो बहुत अच्छा टिकट भी बांटूंगा, सब करूंगा, और ड्राइवर बोले मैं तो आज गाड़ी अपने मन से चलाऊंगा, लेफ्ट राइट कभी भी मोड़ दूंगा। तो दोनों का आपस में तालमेल होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी, दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। इनके योग से जो नंबर बनता है उसका कोई रोल नहीं? जैसे मेरा ड्राइवर 4 है, मेरा कनेक्टर 2 है। अब ये दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते, ऑपोजिट बैठे हुए हैं। 6 नहीं बनता क्या? नहीं 6 नहीं बनेगा, ऐसे नहीं तीनों बनेगा। साथ नहीं नहीं अच्छा, नहीं, ये ऐसे नहीं, तभी मैंने किसी में नहीं सुना। नहीं, ऐसे नहीं होगा कभी भी। अच्छा अच्छा, ये दोनों अलग अलग नेचर के हैं, अगर नेचर मिल जाए तो सफलता थोड़ी समझ इजी हो गया। जाती है। दोनों का अपना अपना अस्तित्व है, फेवरेबल होगा तो और अच्छा ग्रो करेगा। लेकिन इन नंबर्स को नहीं जोड़ते आप। अब जैसे ड्राइवर 1 है तो ये राजा का नंबर है, हाँ, 9 नंबर सेनापति का नंबर है। अब मुकेश अंबानी जी को देखिए, उनका ड्राइवर 1 कंडक्टर 9 है। तो राजा की सेनापति के साथ बननी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। राइट राइट, स्ट्रॉन्गेस्ट कॉम्बिनेशन बताते हैं ना, Strongest 19 को। combination, yes। अमिताभ बच्चन देखिए, ड्राइवर 2 है, कंडक्टर 1 है। अच्छा, अब 2 है रानी, हाँ,
1 नंबर उनका कंडक्टर या राजा, तो मैंने क्या बोला था, राजा को रानी से प्यार हो गया, तो दोनों मिल जाए तो अच्छा। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन जो है मिलके तय करेंगे आपकी सफलता, आपकी दिशा क्या होगी, ये तय करेंगे दोनों मिलके। वाह, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। मैंने वीडियोज में बहुत सुना कि जब भी नंबर मिसिंग होते हैं या कोई भी घटना होती है तो उसकी एक रेमेडी होती है। रेमेडीज को अपन जब करते हैं तो इनका प्रभाव होता क्यों है, इसके पीछे की साइंस क्या है? देखिए क्या होता है कि कोई भी डेट ऑफ बर्थ हो, चाहे मेरी हो चाहे आपकी हो, जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ में 5 और 6 नहीं है, राइट, मेरी डेट ऑफ बर्थ में 5 नंबर और 8 नंबर नहीं है, राइट, तो जो नंबर नहीं होते इसका मतलब वो होल्स हो गए हमारी डेट ऑफ बर्थ के अंदर, राइट, छेद हो गए। छेद का मतलब जो भी आप एफर्ट लगाते हैं, मैं जो एफर्ट लगाता हूँ या कोई भी इंसान जब एफर्ट लगाता है तो उसको पता नहीं चलता कि उसकी एफर्ट की जो एनर्जी है सक्सेस की वो कहाँ से ड्रेन हो रही है, तो ये हमारे ड्रेनिंग पॉइंट होते हैं। ओके, तो इनको अगर हम थोड़ा रेमेडी से ब्लॉक कर लेते हैं तो सफलता के प्रतिशत थोड़े अच्छे हो सकते हैं। जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ में 5 और 6 नंबर नहीं है, राइट, तो आपको क्या करना चाहिए, 5 नंबर की कमी को पूरा करना है तो आप हरे रंग का ज़्यादा प्रयोग कीजिए, क्योंकि 5 नंबर बुध का है, मरकरी का है, राइट। तो हरा रंग ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए। मेरे को लगता है आपने कोट भी शायद हरा पहना हुआ है। हाँ, हरा ही मैंने चड्डी भी हरी पहनी है सर। मैंने बहुत सारी चीज़ें मेंटेन कर लिया। आप देखो, ये मेरा कलर आप बताते हो, मैंने रुमाल येलो कर लिया, अंडरवियर मैंने हरी कर ली, ये मैंने पीला कर लिया, सॉरी, रुमाल। और घड़ी आपने बताया, अभी तक एग्जैक्टली परफेक्ट नहीं है लेकिन कर लेंगे इसको। तो 5 नंबर की कमी को पूरा करना चाहते हो तो एक तो आप हरी सब्जी खाइए, चटनी खाइए, खीरा खाइए, हरा रुमाल रखिए, हरा धागा बांध सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। 6 नंबर की कमी को पूरा करना है। मेरा ये असर क्यों कर रहा है, मेरा सवाल है कि हरा मेरे पास सब है, हरी चीज़ें मैंने धारण करना शुरू किया, हरी चीज़ों को लाइफ में यूज करना शुरू किया, इनके पीछे साइंस क्या है, ये असर क्यों करती है? इसलिए असर करती है कि जो चीज़ आपके पास नहीं है, अगर उसको बाहर से, जैसे सपोज कीजिए मैं सुबह योगा करता हूँ, बड़ी एक्सरसाइज करता हूँ, तो मैं उठ के सुबह क्या करता हूँ, वे प्रोटीन खाता हूँ। क्यों? क्योंकि एनर्जी लॉस हो गई, उसको कहीं से तो पूरा करना है ना। ओहो, मतलब ये ग्रीन कलर जो है ये आपकी जो ये बुद्ध के अस्तित्व को लाता है और उसको कमी को पूरा कर देता है आपकी। अब आप विटामिन खाते हैं, मिनरल्स खाते हैं, क्यों खाते हैं? क्योंकि उसकी बॉडी को जरूरत है, आपकी कमी है आपके अंदर। अच्छा, मतलब ये टच से ही फर्क पड़ जाता है? टच से फर्क पड़ जाएगा। जैसे वो तो ले रहे हैं तो इम्पैक्ट हो गया, इसका भी सेम ये होगा। टच रखने से प्रभाव पड़ेगा। घड़ी को टच रखा है, हरे कलर को पहना है, ओहो, ये साइंस है, उसका स्पर्श मात्र भी आपको इम्पैक्ट करता है। तो 6 नंबर की कमी आपको अगर पूरा करनी है आपकी डेट ऑफ बर्थ में, तो सिंपल एक घड़ी पहनिए जिसकी चेन मेटल की हो और गोल्डन कलर हो। अभी आपकी घड़ी परफेक्ट नहीं, इसमें काला रंग आ रहा है अगर हाँ, इसमें ब्लैक आ रहा है। तो ये घड़ी का चेन जो है मेटल का हो और इसमें सिर्फ जैसे येलो कलर, जैसे हाँ जैसे मेरे, ओके, राइट। कहते हैं जिन खोजा तिन पाइयां, जिन्होंने खोजा उन्होंने पाया। अब आप करके देख लीजिएगा, मेरे को 6-8 महीने के बाद बताइएगा, आप देखिएगा आपकी सफलता का जो है एक प्रतिशत कितना बढ़ता है। 6 नंबर मेरा एंटी नंबर है, फिर भी घड़ी काम करेगी। 6 नंबर अगर आपको एंटी नंबर है तो उसकी आपने डायरेक्ट रेमेडी नहीं करनी, इनडायरेक्ट करनी है। इनडायरेक्ट रेमेडी है। डायरेक्ट रेमेडी होती है सफेद चीज का दान देना, डायमंड पहनना, हम वो नहीं बोल रहे, हम बोलते हैं इनडायरेक्ट, बैकडोर, वाइल्ड कार्ड एंट्री, पीछे से इसकी सपोर्ट कीजिए। अच्छा, इनडायरेक्ट रेमेडी का मतलब है कि जो नॉर्मली लोग वैसे भी जाने अनजाने में करते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन डायरेक्ट रेमेडी तो इंटेंशनल होगी ना, वो नहीं करना मुझे 6 की, क्योंकि एंटी नंबर है जी। अरविंद जी भाई साहब, एक चीज़ और बताइए जो दिल से मेरे अंदर आता है। जैसे मैंने बर्थ चार्ट बनाना सीखा, नंबर्स को स्टडी करना चालू किया, आपके वीडियोस देखे, तो एक चीज़ मन में प्रश्न आया कि अगर एंटी नंबर मिसिंग हो, नंबर भी मेरा एंटी है, जैसे मैं 1 हूँ और 8 नंबर अगर मेरा एंटी है, वो मिसिंग है, तो उसकी रेमेडी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा आपने। सपोज कीजिए आपका ड्राइवर 1 है, यानी कि आप किसी भी महीने के 1, 10, 19, 28 को पैदा होते हैं, तो आपके पास नंबर 8 आपके बर्थ चार्ट में नहीं है। राइट। वो है तो होल, भरना तो पड़ेगा। यस यस, बिना भरे तो उसको छोड़ नहीं सकते। और 8 नंबर नहीं है तो आपको ये भी बता दूं, जिन लोगों की डेट ऑफ बर्थ के अंदर 8 नंबर नहीं होगा, जैसे मेरे पास 8 नंबर नहीं है, जिंदगी में पैसा नहीं जोड़ सकते। ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट इनकी बहुत ही पुअर होगी। वो 8 नंबर की विशेषता 8 नंबर की, और मेरी फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत ही पुअर है। मैं तो बच गया, मेरी पत्नी के पास 8 नंबर आता है तो वो देख लेती है, वरना मैं तो लुटा दूं सारा कुछ। ओके, लेकिन कमी को तो पूरा करना है। राइट। अब आपका ड्राइवर 1 है और 8 है शनि उसका शत्रु, अब करें तो क्या करें? राइट। तो वहां पर रोल आता है इनडायरेक्ट रेमेडीज का। अच्छा, कुछ होती है डायरेक्ट, कुछ होती है इनडायरेक्ट। तो यहाँ पर हम इनडायरेक्ट रेमेडीज करेंगे। इनडायरेक्ट का मतलब जैसे आप देखते हैं ना, बिग बॉस, इंडियन आइडल, वाइल्ड कार्ड एंट्री, पीछे से मदद दे देना, तो उनको पीछे से मदद देनी चाहिए इनडायरेक्ट रेमेडीज में। अच्छा, अब इनडायरेक्ट रेमेडी सपोज फॉर एग्जांपल हमने छेड़ी है, तो आपका
ड्राइवर 1 है लेकिन आपका 8 नंबर मिसिंग है। हाँ। तो 8 नंबर की कमी को पूरा करने के लिए मैं बोलूँगा कि आप क्रिस्टल धारण कर लीजिए, क्रिस्टल का ब्रेसलेट, क्रिस्टल की माला, कुछ ऐसा धारण कर लीजिए। तो ये इनडायरेक्ट रेमेडी से उसको हम लोग वहाँ से सपोर्ट करके पूरा कर सकते हैं। तो हर नंबर की एक इनडायरेक्ट रेमेडी है हमारे पास। हर नंबर की? हर नंबर की है। आपका ड्राइवर 3 है। हाँ। आपके पास नंबर 6 है। नंबर 6 मिसिंग है। अब 6 शत्रु है 3 का। 6 शत्रु। अब करें तो क्या करें? अब 6 की डायरेक्ट रेमेडी क्या होती है कि सफेद चीज का दान देना है फ्राइडे वाले दिन, वो नहीं करवाना। आपको बोलूंगा सर घड़ी पहन लीजिए, ओके, वाइल्ड कार्ड एंट्री पीछे से मदद ले लीजिए। तो ऐसा कर सकते हैं। ऐसे हर नंबर की इंडायरेक्ट यहाँ कंसल्टेंसी की जरूरत होती है सर? लोग अपने आप ही मन में कुछ सोच के कर लिया? कहते हैं मेरी कंसल्टेंसी में, देखो मैं आपको बताता हूँ, बड़ी अजीब सी बात बताता हूँ। मैं ना लोगों को बड़ा डीमोटिवेट करता हूँ कि मेरे पास कंसल्टेंसी मत लीजिए। अच्छा। और शायद आपको पता है कि नहीं पता है, द मोस्ट एक्सपेंसिव न्यूमरोलॉजिस्ट इन द वर्ल्ड, नॉट इन इंडिया, मोस्ट एक्सपेंसिव। अब लोग पूछते हैं सर आप इतनी फीस क्यों लेते हैं? मैं इसलिए लेता हूँ ताकि लोगों को डीमोटिवेट करता हूँ कि आप भैया मेरी कंसल्टेंसी मत लो। क्यों मत लो? मैं बोलूँ ये विद्या सीखो। अगर आप विद्या सीख लोगे तो आपको अरविंद सूद की ज़रूरत नहीं है, किसी पंडित ज्योतिष बाबा की ज़रूरत नहीं। आप अपने जीवन का संचालन, पत्नी के जीवन का संचालन, बच्चों के जीवन का संचालन, कुछ सोसाइटी को री पे बैक करेंगे। तो ये एक बेहतर मिशन है बजाय कि कंसल्टेंसी करने। तो इसलिए मैं लोगों को डीमोटिवेट करता हूँ, इतनी फीस के साथ मत आओ मेरे पास, आप सीखो इसके। गहरी बात है। ये गहरी बात है। वाह सर, फर्स्ट नेम और फुल नेम ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन सा है? जैसे आपका नाम है हर्षवर्धन जैन, मेरा नाम है अरविंद सूद, ठीक है? तो इसमें 3 फैक्टर हो गए नेम के। हर्षवर्धन का भी नेम मुझे देखना है, हर्षवर्धन जैन का टोटल भी देखना है। अब पूछोगे इनमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? यस, सब इंपॉर्टेंट। अगर अब सबसे इंपॉर्टेंट बोलूं तो हर्षवर्धन जैन का जो टोटल आता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके। तो पहले तो वो तो ठीक होना ही चाहिए। ओके। और साथ में जो आपका पहला नाम है हर्षवर्धन, उसका जो नेम का टोटल आ रहा है वो आपके ड्राइवर के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए, इतना कम से कम जरूर होना चाहिए। ओके। दोनों इंपॉर्टेंट है। अब जैन का टोटल 8 आ जाए, जैसे 8 ही आता है, 4 आ जाए, उससे कोई मतलब नहीं। पहला नेम और एंड टोटल आपका जो है वो ठीक आना चाहिए। ओके। और इन दोनों में भी एंड टोटल ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पहले नाम से। समझ गया। नंबर्स के द्वारा जीवन के हर पहलू को संतुलन में लाया जा सकता है क्या? शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक, आध्यात्मिक, नंबर से? बिल्कुल। मैं आपको आज एक नई लर्निंग देता हूँ। आप कभी ना अपनी पत्नी को बोलिएगा, अपने को देखिएगा, अपने भाई को बोलिएगा, एक दिन सिर्फ 15 मिनट निकालिए, जो भी आपके विचार हैं, जो भी आपकी समस्याएं हैं, आप एक बार पेपर पे लिख लीजिए। 10, 20, 50 हो, जितनी गिनती करनी हो कर लीजिए। आपको हैरानी होगी जान के हर्षवर्धन जी, 800 करोड़ की पॉपुलेशन है दुनिया में, 8 बिलियन, जिसमें मैं भी आता हूँ, आप भी आते हैं, मोदी जी भी आते हैं, सब आते हैं। आपने शायद कभी सोचा हो, ना सोचा, आज के बाद सोचिएगा। आदमी की 3 ही ज़रूरतें हैं, समस्याएं ही 3 हैं, चौथी समस्या नहीं किसी के पास। पहला पैसा, राइट, दूसरा हेल्थ, और तीसरा रिलेशनशिप। सही बात। आप लिख लीजिए जितने आपके विचार है, समस्या, इन तीनों के बाहर आप जा ही नहीं सकते। 3 डिपार्टमेंट में आएगी। और इन तीनों डिपार्टमेंट में न्यूमरोलॉजी आपको बता सकती है कि आपका करियर पाथ क्या होना चाहिए, आपका हेल्थ अगर ख़राब है तो क्यों ख़राब है, कैसे इंप्रूव करना है, आपका रिलेशनशिप सेक्टर वीक है, क्यों वीक है और उसको कैसे इंप्रूव करना है। ये तीनों चीज़ें हम आपको बता सकते हैं। एक चौथी चीज़ होती है, लेकिन आज तक मेरे से किसी ने पूछी नहीं 25 साल में। मैंने पूछे ना अभी आपसे। वो होती है अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी। इसे कैसे अलाइन करें? स्पिरिचुअलिटी को लाइन नहीं कर सकते। मैं आपको बड़ा स्पिरिचुअल थॉट देता हूँ जो मेरे स्पिरिचुअल मास्टर का है। वो कहते हैं यू कैनॉट चूज स्पिरिचुअलिटी, यू कैनॉट चूज स्पिरिचुअलिटी, इट इज़ द स्पिरिचुअलिटी विच चूजेज यू। आप नहीं अध्यात्म चुन सकते। सही बात है। ये अध्यात्म है जो आपको चुन सकता है। कब चुनेगा, किस जन्म में चुनेगा, ये किसी को पता नहीं है। बट हाँ, आपकी डेट ऑफ बर्थ से मैं कह सकता हूँ एज ए गणितज्ञ कि परमात्मा ने आपको ऑलरेडी चुन लिया है अध्यात्म के लिए। अब वो यात्रा कब कंप्लीट होगी ये नहीं कहा जा सकता, इस जन्म में हो जाए कि अगले जन्म में हो जाए कि 10 जन्म में हो जाए, बट आप चुन चुके हैं। कि जुपिटर और केतु अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर आ जाए, जैसे कि मेरी डेट ऑफ बर्थ के अंदर आता है जुपिटर और केतु, पर आपका तो ड्राइवर कनेक्टर के रूप में बैठा हुआ और भी ज़्यादा पावरफुल है। तो ये स्पिरिचुअलिटी का नंबर है। वाह, मजा आ गया सर। बस इतनी जिज्ञासाएं थी, और भी आती रहेगी तो पूछता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद आ गया, खुशी हुई बहुत सर। वाह,
दोस्तों दिल से शुक्रिया आपको। ऐसा लग रहा है जैसे मैं ये पॉडकास्ट कर रहा हूँ इस पिछले 20-25 मिनट से। दिल से शुक्रिया, थैंक यू सो मच अरविंद सर। और बहुत सारी इंसाइट्स मिली है लाइफ में आज, और आगे भी कुछ भी क्वेरी जाएगी तो पूछते रहेंगे। सो नाइस ऑफ यू, सो नाइस ऑफ यू। मैंने इतने पॉडकास्ट किए, लेकिन एक बोलते हैं ना रूह का कनेक्शन, जिस्म का नहीं, रूह का कनेक्शन हो जाता है। तो ये रूह का कनेक्शन है। हो सकता है कहीं कुछ पिछले जन्म के चीज़ें हों जो आगे डेवलप हो गई। कनेक्शन था। तो एक एंड करते हैं इस पॉडकास्ट को, कुछ भारी वाला कह दो सर। 2 लाइनों के साथ। राइट। अब हम आपके साथ रूबरू आज पहली बार मिले हैं, है ना। आप मेरे को जानते नहीं फिजिकली, पहले मिले नहीं कभी। तो किसी ने कहा है मिली हो रूहें तो फिर रस्मों की बंदिशें क्या है। क्या बात है। जब रूहें मिल जाए तो किसी रस्म की ज़रूरत नहीं कि मैं आपका भाई लगता हूँ, बेटा लगता हूँ, बाप लगता हूँ, ऐसी कोई रस्म की ज़रूरत नहीं है। तो मिली हो रूहें तो फिर रस्मों की बंदिशें क्या हैं। ये बदन तो खाक ही होने हैं, फिर रंजिशें क्या है, क्या फिर रंजिशें क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद, जबरदस्त। बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच हर्ष जी, थैंक यू वेरी मच। आगे भी आपको बुलाता रहूँगा और आपसे मुलाकात करता रहूँगा, और ऐसे ही आपके साथ मज़ेदार बातें करते रहें। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच कि आप हमारे स्टूडियो में आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। सो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का ये हमारा कन्वर्सेशन, ये पॉडकास्ट, पता नहीं इसको मैं पॉडकास्ट बोलूँ या एक कन्वर्सेशन बोलूँ, आप ही तय कर लीजिएगा। तो जो भी आज कन्वर्सेशन हुआ, जो भी पॉडकास्ट हुआ, ये पॉडकास्ट दिमाग से निकला हुआ नहीं था, हमारे ये दिल की गहराइयों से निकला हुआ था। और उम्मीद करता हूँ कि आपके भी दिल तक पहुँच जाएगा और आपके दिल तक ये बातें ज़रूर पहुँच गई होंगी। सो थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स फॉर लिसनिंग अस टू पेशेंटली। गॉड ब्लेस यू ऑल। सो डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, एंड आई ऑलवेज से लीड योर लाइफ नथिंग लेस देन किंग साइज। हैप्पी जर्नी विद अरविंद सर।